जोहार साथियों, सांस्कृतिक बदलावों के ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट करें। आज के जो हमारे प्रमुख आज एक ही मुख्य वक्ता हैं आदरणीय आचार्य प्रवर निरंजन सिन्हा सर, आप के बारे में मैं थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय देना चाहूँगा। हमारे बाकी सभी साथी जानते ही हैं, आप बिहार गवर्नमेंट से आप शैक्षिक सेवानिवृत्त संयुक्त कर वाणिज्यिक कर आयुक्त के पोस्ट से VRS लिए हुए हैं और आप एक अच्छे विचारक, लेखक, मार्गदर्शक, संस्कारक, समाज सुधारक और बच्चों को बहुत जो BPSC या UPSC की कक्षाओं में बच्चे इंटरव्यू के लिए जाते हैं, ना ये लेकर रिटर्न एग्जाम क्वालिफाइड करने के बाद उनको आप मार्गदर्शित करते हैं, उनको आप एक प्रकार से ट्रेंड करते हैं कि किस तरह से आपका इंटरव्यू के लिए आपको कैसे प्रिपेयर होना है। साथ में आप भारतीय संस्कृत संवर्धन संस्था के अध्यक्ष भी हैं, तो आप का परिचय जितना भी दिया जाए वो कम ही होगा और आप की जो इतिहास में और सामाजिक क्षेत्र में जितनी पकड़ है वो शायद ही हमारे बीच में जुड़े हुए जो साथी हैं वो कम ही लोगों में उतना इन सब चीज़ों का ज्ञान होगा। तो अब आपको सुनने के लिए हम लोग सदैव लालायित रहते हैं और आपके जो एक एक सेंटेंस का अगर गहराई से देखा जाए तो इतना सारगर्भित एक एक वाक्य होता है और उनके अंदर जो उनके निहित अर्थ होता है वो इतना गहरा होता है कि शायद उसको समझने के लिए हम लोगों के आपके लेखों को 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ना पड़ता है, तब जाके कहीं उसका कुछ अंश हम लोग ग्रहण कर पाते हैं। तो ऐसे हमारे मार्गदर्शक, प्रेरक, संरक्षक आदरणीय आचार्य प्रवर निरंजन सिन्हा सर का इस मिशन की आज की मीटिंग में स्वागत है और मिशन के माध्यम से हम सभी मिशन के सभी साथियों की अनुमति से मैं आदरणीय आचार्य प्रवर निरंजन सिन्हा सर को सम्मान इन्वाइट करता हूँ कि सर आप आएँ और आप अपना संक्षिप्त में, चूंकि परिचय का अनुरोध इसलिए करता हूँ क्योंकि हमारे बहुत सारे नए साथी जुड़े हुए हैं, तो संक्षिप्त में एक परिचय रखते हुए और अपना उद्बोधन प्रारंभ करें सर, हम सभी को मार्गदर्शित करें सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप आइए, आपका अभिनंदन है। जी जी, आदरणीय आचार्य प्रवर निरंजन सिन्हा सर। मैं जी सर, स्वागत है सर। सभी बुद्धिजीवियों के बुद्धि को मैं सादर नमन करता हूँ। चूंकि उत्सुक हैं काफी लोग सुनने के लिए, तो प्रश्न मैं चाहूंगा कि मेरे उद्बोधन के बाद आप प्रश्न रखें। प्रश्न वही रखता है जिसको गहरी रुचि होती है, समझ होती है और वो कुछ वास्तव में जानना चाहते हैं। लेकिन एक चीज और होता है, प्रश्न सभी नहीं पूछते हैं, लेकिन जो प्रश्न पूछा जाता है वो पूरे समाज का प्रश्न होता है। मतलब प्रश्न रखने का प्रयास सभी नहीं करते हैं, लेकिन वो प्रश्न जो एक व्यक्ति पूछता है वो पूरे समाज का प्रश्न होता है। मैं इस रूप में उस प्रश्न को लेता हूं और उसका उत्तर दूंगा। तो मैं बात आज प्रारंभ कर रहा हूं। एक छोटा सा प्रसंग है, संभवतः बुद्ध से है। बुद्ध एक बार भिक्षु पात्र, जो उनका जो भिक्षा का जो पात्र था, उसको लेकर के वो घूम रहे थे शिष्यों के साथ। तो एक घर पर गए, एक झोपड़ी नुमा घर था, कुछ दे दो। तो उसमें से एक बच्ची निकली, बोली बाबा मेरे घर में कुछ नहीं है देने के लिए आपको, मेरे घर में कुछ नहीं है देने के लिए आपको। तो बुद्ध जो बोले कि बेटा ऐसा करो कि तुम एक मुट्ठी धूल उठा करके इस पात्र में डाल दो। बच्ची जो है वहां का जो धूल उठा करके एक मुट्ठी पात्र में डाल दी और बड़ा खुश हुई कि कुछ उसने दे दिया। बढ़ा वहां से टीम, तो शिष्यों ने पूछा गुरुदेव से कि आपने क्या किया, ये मिट्टी का धूल आपने दे दिया। बोला कि बात तुम समझे नहीं, ये मिट्टी का धूल नहीं है, ये दरअसल उस बच्ची के घर में कुछ नहीं था, उसको देने की आदत भी नहीं थी और मैंने उसको आज एक आदत डलवा दिया कि तुम्हारे पास जो हो उसको तुम दिया करो। किसी के पास ज्ञान है, किसी के पास धन है, किसी के पास परिश्रम है, किसी के पास वैचारिकी है, शारीरिक श्रम है, जो है। तो ये जो है, तब बाकी लोग समझे कि जिस दिन उसको होगा उस दिन दिया करे, देने का आदत लगे। तो हम लोगों को जो समाज है, हम एक चीज, हम किसी खास वर्ग को संबोधित नहीं करेंगे, न उसके पक्ष में विपक्ष में,
आप लोग अपने स्तर से समझिएगा। तो हम लोगों की बहुत सी आदत विकसित नहीं है। हम लोग सिर्फ पीछे चलने वाले और झोला टांगने वाले के श्रेणी में रखे हुए हैं और बहुत से घिसे पिटे प्रयास ही करते हैं, नया कुछ नहीं करते हैं। तो यहाँ पर आदत जो है, आदत हम लोगों को डालनी होगी। आदत, चूंकि ये कार्यक्रम जो है पुरोहिती प्रशिक्षण का है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा डेविएशन नहीं करूंगा। हम लोग जो है पुरोहित के प्रशिक्षण के लिए लगे हुए हैं कि भाई हमारे अपने लोगों, अपने समाज के लोग, चाहे वो अपने में जो भी हो, जितना उनका चेतना का स्तर हो, जो भी हैं, उसमें से अपने लोग को तैयार कीजिए। मतलब अपने से, मैं यहाँ बार बार कह रहा हूँ कि जो हमारी संस्कृति है, संस्कृति जो है एक भौगोलिक जो परिवेश होता है, आर्थिक जो परिवेश होता है, सामाजिक संस्कृति का जो परिवेश होता है, उससे प्रतिक्रिया के संपर्क में एक संस्कृति बनती है। उसका हम लोगों का संरक्षण करना चाहिए, संवर्धन करना चाहिए। इसके लिए आपको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 30 में मूल अधिकार जो दिए गए हैं, उसमें से एक विशेष है अपनी संस्कृति का संरक्षण का अधिकार। इसीलिए भाषाई अल्पसंख्यक और सांस्कृतिक अल्पसंख्यक को अपनी संस्कृति की रक्षा करने का अधिकार है। तो आप अपने समाज से बाहर के पुरोहित को यदि बुलाते हैं तो वो आपको पूरा नहीं समझ पाते हैं, ना आपकी संस्कृति को समझते हैं, ना आपके चिंतन को, ना आपकी आवश्यकता को। इसीलिए हर जो संस्कृति है अलग अलग इलाके का, अलग अलग इलाके का, भारत तो एक महादेश ही है, उपमहाद्वीप तो कहा जाता है और उपमहादेश सब कंटिनेंट तो कहा जाता है। दरअसल एक कई महादेश का संस्कृति इसमें समाया हुआ है। तो सभी लोग अपने अपने संस्कृति की बारीकियों को समझें और संविधान सभा ने जो संविधान में जो मौलिक अधिकार दिए हैं, उद्देश्य जरूर कुछ होगा। अभी इधर वाराणसी में प्रोफेसर ओम प्रकाश चौधरी सर से एक लंबी बात हो रही थी नॉर्दर्न रेलवे के गेस्ट हाउस में। तो वहीं पर एक और प्रोफेसर आए थे पॉलिटिकल साइंस के। तो मेरा ये कहना है कि बात जो है कैसे विस्तार का होता है। तो हमने वहां कहा कि प्रियम्बल, गलत से गलती से लोग प्रस्तावना बोलते हैं जो संविधान की भाषा नहीं है, उद्देशिका उसका शब्द है। हम भारत के लोग, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, पीपुल शब्द लिखा है, सिटीजन क्यों नहीं लिखा है, नागरिक क्यों नहीं है, व्यक्ति क्यों नहीं है, पर्सन क्यों नहीं है। उसके बाद कुछ बात आगे बढ़े, हम कहे कि प्रियम्बल में यूनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ नेशन की बात है, राष्ट्र की एकता अखंडता की बात है। तो राष्ट्र है क्या? क्या देश ही जो कंट्री है यही हमारा राष्ट्र है, या ये जो राज्य, ये जो संप्रभुता आने के बाद, आजादी के बाद जो हमारा देश एक राज्य बन गया, एक स्टेट बन गया, वो दोनों शब्द इसमें क्यों नहीं है? नेशन शब्द क्यों है? नेशन की यूनिटी और इंटीग्रिटी की बात क्यों किया है? मेरा कहने का तात्पर्य कि संविधान जो तैयार हुआ है, भारत के चुने हुए संविधान विशेषज्ञ उस संविधान सभा के सदस्य थे जो 300 से ऊपर थे, साइन करने वाले उससे कम हो गए, कुछ छूट गए, कुछ मर गए, कुछ छूट गया इसके कारण से। तो संविधान के मूल अधिकार में आपको संस्कृति के संरक्षण का अधिकार दिया हुआ है। कितना गहन सोच करके मैंने अभी जो बनारस की जो चर्चा की, वाराणसी की, सिर्फ इसलिए कि उसका शब्द पीपुल क्यों दिया, नेशन क्यों दिया। इसी तरह से जो है ये संस्कृति के संवर्धन और संरक्षण के लिए क्यों दिया, जिसकी चर्चा हम लोग कभी करते ही नहीं है। उसी में एक ये है पुरोहित प्रशिक्षण कार्यक्रम। अब जो है इधर बात हो रही थी कुछ लोगों से, पुरोहिती प्रशिक्षण ग्रुप में ही जुड़े हुए लोगों से, कि एक ये उसमें क्लियर नहीं था कि किस माननीय न्यायालय का न्याय निर्णय था, उच्च का किसी का था या उच्चतम का था।
कि दान देना तो धार्मिक कार्य हो सकता है, उसने एडमिट किया कि दान देना धार्मिक कार्य है, लेकिन दान दिए हुए दान का जो आगे का जो कार्य है उसको धर्म के नाम पर किसी का एकाधिकार नहीं होगा, वो धार्मिक नहीं है। तो मेरा कहना है कि पुरोहित इतने तैयार हो रहे हैं हमारे यहाँ, तो उनकी हमें व्यवस्था भी करनी है। हमें जो है, जो ऊपर हम बोले कि आदत बनानी है, तो हमें आदत बनानी होगी, सूक्ष्म से स्थूल के तरफ चलना होगा। ये विचार की शक्ति क्या होती है, इस पर भी हम बात करेंगे। तो हमें क्या करना है कि उस देवालय का जो है प्रबंधन अपने हाथ में लेना है, प्रबंधन में हमें शामिल होना है। शुरुआत कैसे होगी? हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप जो सर्वोच्च और जो उच्चतर जो श्रेणी के हैं उसी में जबरदस्ती एक बार कूद जाइए। इसको धीरे धीरे आप कोई भी चीज सिंपलर से कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ता है। और इसमें हम जब कभी बात कहते हैं, आलोचनात्मक चिंतन की बात करते हैं, जो नए शिक्षा नीति 2020 का भी भाग है, लोग पूरा शिक्षा नीति पढ़ जाते हैं, उसका 2 पेज का फिलॉसफी नहीं पढ़ते हैं, दर्शन नहीं पढ़ते हैं कि कहता क्या है। तो उसमें लिखा है क्रिटिकल थिंकिंग पर बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है। दुर्भाग्य सिर्फ यही था कि उसके हिंदी ड्राफ्ट में उस क्रिटिकल थिंकिंग के लिए कोई उपयुक्त शब्द दिया ही नहीं गया है उसको। खैर पता नहीं ये संशोधन हुआ या नहीं, ये ड्राफ्ट को मैंने पढ़ा था। तो मैं ये कह रहा हूँ कि क्रिटिकल थिंकिंग होता है किसी चीजों को कोई कह दिया और हम सुन लिए, ये गलत बात है। आप अपने से समझिए, इसमें बहुत बहुजन हैं, सभी बहुजन हैं और सभी बुद्ध को मानने वाले हैं। तो कहते हैं जानो तो मानो, सुन करके किसी का अनुपालन नहीं करो, मेरा भी नहीं करो। तो इसी प्रसंग में हम बता रहे हैं आपको समझने के लिए, थोड़ा टाइम लगेगा चूंकि आप लोग सुनने के लिए उत्सुक हैं, तो मैं जरा विस्तार से और स्थिरता से बताना चाहता हूँ। किसी के भी बात को सुनने और समझने के लिए आपको जो टूल चाहिए, जो समझ चाहिए, जो उपागम यानी अप्रोच चाहिए, इसमें 6 व्यक्ति का नाम मैं रख रहा हूं। आप लोग इसको एक बार जरूर से अपने से, ये हाथ में जो कंप्यूटर है उस पर जा करके या तो AI से या गूगल से या जहां भी है, जरा पूछ लीजिएगा, जरा समझ लीजिएगा। 6 व्यक्ति का नाम मैं बता रहा हूं, आपको कोई भी चीज पूरा बढ़िया से समझने में ये बताएगा। पहला व्यक्ति है चार्ल्स डार्विन, जिसने व्यक्ति का संबंध नेचर से समझाया। उसी में एक बात आई कि कोई भी चीज सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ता है। ये जो पुरोहित प्रबंधन का जो हम कार्यक्रम करेंगे, विचार बड़ा सिंपल, बड़ा साधारण लगेगा, लेकिन ये जो बीज बनेगा, आप लोग भी देखे होंगे, बट का बीज देख लीजिए कि कितना छोटा होता है, पीपल का भी देख लीजिए कि कितना छोटा होता है, आम की तरह बड़ा नहीं होता है, लेकिन कौन कितना बड़ा विशाल होता है, ये उसके जेनेटिक स्ट्रक्चर में है, मतलब उस बीज के स्वभाव में है। तो ये जो हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, एक बहुत बड़े बीज का शुरुआत कर रहे हैं। तो हम बात को पूरा करें उन 6 व्यक्ति का। चार्ल्स डार्विन ने व्यक्ति का संबंध प्रकृति से समझाया कि ये आदमी बना कैसे है। एक बानर जो पेड़ पर रहता था 40 लाख साल पहले, आज होमो सेपियंस सेपियंस, ध्यान दीजिएगा 2 बार हम कह रहे हैं, होमो सेपियंस लिख के भी बहुत सा छोड़ देते हैं, काम चल जाएगा, लेकिन निएंडरथल के लिए भी होमो सेपियंस निएंडरथल लिखना पड़ता है। इसीलिए हम लोग जिसके वंशज हैं होमो सेपियंस सेपियंस है। इसकी कहानी को समझाया। यदि कोई भी विकास, यदि उस विकास का ये कड़ी यदि टूट रहा है, तो आप सावधान हो जाइए कि आपको उस कड़ी को खोजना है, नहीं तो आपका ज्ञान सिर्फ किताबी ज्ञान है। जो सिगमंड फ्रायड जो है, ये दूसरे व्यक्ति थे जो आदमी का संबंध उसके सेल्फ से समझाया। सेल्फ का हिंदी आत्म होता है, अंग्रेजी में भी आत्म इस तरह से लिखा जाता है कि उसको भारत के लोग आत्मा बना देते हैं।
आत्मा दरअसल मेरा मन है, मेरा चेतन है, मेरा चेतना है, जिस पर प्रोफेसर ओम प्रकाश चौधरी जी से इस वाराणसी विजिट में 2 घंटे से ऊपर विमर्श हुई और पूरे समाज को, पूरे राष्ट्र को, मानवता को समाहित करते हुए एक बहुत बड़ा विमर्श की शुरुआत हुई। हम उस पर आगे आएंगे। तो व्यक्ति का संबंध अब आत्म जो बोल रहे हैं, आप आत्मा से कंफ्यूज मत करेंगे। ये आत्मा है, ये सेल्फ है। व्यक्ति का संबंध सेल्फ से समझाया, उसके आत्म से समझाया। थोड़ा सा यहाँ से विस्तार कर दें। सिगमंड फ्रायड ने एक कंसेप्ट दिया था चीजों को समझने के लिए, इड, ईगो और सुपर ईगो। इड जो होता है, चूंकि हम लोग बेसिकली एक मैमल हैं, एक एनिमल हैं, तो जो एनिमल का इंस्टिंक्ट होता है, खाना पीना, सांस लेना और जो प्रजनन का, उससे जो प्रभावित होते हैं, ये जो पशुवत विधि से जो प्रभावित होते हैं, ये ईड में आता है। और जो हमारा सामाजिक सांस्कृतिक जो परिवेश जो है, जो ढांचा है, वो निर्धारित करता है हमें हमारा मूल्य, मतलब जिसको वैल्यू कहते हैं। वैल्यू को भी प्राइस से कंफ्यूज मत कीजिएगा। वैल्यू जो निर्धारित करते हैं कि बड़ों को प्रणाम करना है, और जो नॉर्म्स होते हैं कि पैर छू के करना है क्या, ये एक अलग अलग है। तो उस जो ढांचा जो हमारा व्यवहार को जो ढांचागत जो लिमिटेशन देता है, वो हमारा संस्कृति है, हमारा समाज है। और उन दोनों के बीच आदमी संतुलन बताता है, जिसको ईगो कहते हैं। तो हम जो हैं इड, ये पाशविक प्रवृत्ति, और सुपर ईगो जो सांस्कृतिक परिवेश है, उसके बीच में संतुलन बनाते हैं। कहने का तात्पर्य, यदि आप किसी की बात पढ़ रहे हैं तो उसके मन को पढ़ा कीजिए कि उसने कौन था जो लिखा है, क्या लिखा है। इसीलिए भारत में भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद है, जिसके संस्थापक अध्यक्ष प्रोफेसर राम शरण शर्मा। हम लोग उनकी NCERT के एंशिएंट किताब पढ़ते थे, सौभाग्य से वो बिहार के ही हैं। तो वो जिसके शिष्य थे एडवर्ड हैलेट कार, EH कार, ब्रिटेन के, उनकी एक फेमस किताब है व्हाट इज हिस्ट्री, इतिहास क्या है। क्योंकि इसमें इतिहास के भी एक जागरूक इंजीनियर हैं, क्योंकि मैं भी सिविल इंजीनियर हूँ क्वालिफिकेशन से, तो मैं उनको भी संबोधित कर रहा हूँ कि आप व्हाट इज हिस्ट्री को पढ़ें। उसमें इतिहासकार लिखते हैं कि आप इतिहास पढ़ रहे हैं, पढ़ने से पहले इतिहासकार के मन को समझिए। जो अभी हम सिगमंड फ्रायड की बात कर रहे थे, आपको वो कह रहे हैं कि उसके मन को समझिए। मन को कहते हैं उनके शब्दों में, मैं अपना शब्द नहीं रख रहा हूं, कि यदि आपको इतिहासकार का मन समझने नहीं आता है, तो या तो आपका ऐतिहासिक बौद्धिकता शून्य है, या आपका समझ ही शून्य है। ये एडवर्ड हैलेट कार प्रोफेसर व्हाट इज हिस्ट्री में लिखते हैं। तो आप जिन बातों को लिख देता है, जैसे कोई हमको कह दिया कि हम शूद्र हैं, तो हम अब इसी पर लगे रह गए। दुर्भाग्य से उसने कुत्ता नहीं कहा। यदि कुत्ता कह देता तो हम समानता खोजने लगते कि अरे तो ठीक कह रहा, हम भी तो कुत्ता की तरह सांस लेते हैं, कुत्ता की तरह खाते हैं, कुत्ता की तरह चलते हैं। ये दिमाग में कभी नहीं आता कि वो भी तो यही करता है। तो हम उसके शब्दों को पकड़ करके जो बैठ जाते हैं, ये नहीं पढ़ते हैं कि उसका माइंड क्या है, वो किस चेतना का आदमी है। तीसरा व्यक्ति जो है, आदमी का संबंध समाज से समझाया है कि आदमी, आप लोग साइकोलॉजी के भी जो होंगे, इंडिविजुअल का एक साइकोलॉजी अलग होता है, भीड़ का साइकोलॉजी एक अलग में लगा देता है, ये भीड़ का साइकोलॉजी होता है। तो व्यक्ति और समाज दोनों दो आइडेंटिटी हुआ। कार्ल मार्क्स एक महान वैज्ञानिक था, एक सामाजिक वैज्ञानिक था, जिसने व्यक्ति का संबंध समाज से समझाया है। आपको किसी व्यक्ति का बिहेवियर समझना है तो समाज को समझना होगा। और कार्ल मार्क्स पर एक बात बता दें, मैं कोई वादी नहीं हूं, मैं एक ही वादी हूं, विज्ञानवादी। और विज्ञान हमेशा बदलते रहता है, मेरे विचार भी हमेशा बदलते रहते हैं। लेकिन कार्ल मार्क्स को इस बात के लिए नमन करता हूं कि ये पहला दार्शनिक था दुनिया का कि जब फिजिक्स, नेचुरल साइंस जब एक से एक चीज का थ्योरी और कंसेप्ट देता जा रहा था, ये पहला आदमी था
जिसको लगा कि नेचुरल साइंस का यदि थ्योरी हो सकता है, कंसेप्ट हो सकता है, तो यह हमें सोसाइटी को भी समझने में एक कंसेप्ट बनना चाहिए। और उसने प्रयास किया। मरने के बाद उनको जाना, उनके साथ सब यात्रा में 10 लोग भी नहीं जुटे थे। 3 व्यक्ति का बताया, मैं चौथा व्यक्ति को बता रहा हूँ, थोड़ा सा डेविएट हो रहा हूँ, लेकिन चूंकि देखे कि नहीं सुनने वाले कुछ लोग हैं, तो हमको लगा कि नहीं जरा सा एक बार बता ही देते हैं। चौथा व्यक्ति है अल्बर्ट आइंस्टीन, जिसने व्यक्ति का संबंध ब्रह्मांड से समझाया, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, कि भाई हर चीज रिलेटिव है, टाइम भी रिलेटिव है। और वो एक ऐसा व्यक्ति था, कहता है उनके भी जीवन काल में कोई डबल डिजिट में धरती पर व्यक्ति नहीं हुआ जो उनको समझ सका। और आज भी उनके 1905 में दिया हुआ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और 15 में दिया हुआ जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी 100 साल से ऊपर हो गया है। अभी भी फिजिक्स का आधा नोबेल पुरस्कार उन सिद्धांतों, उन नियमों को गलत या सही या पार्शियली सही गलत साबित करने में ही लगा हुआ है। तो अभी एक जगह हम बता रहे थे, बच्चों को पढ़ा रहे थे कि चीजें सत्य हमेशा सही नहीं होता है। हम एक पानी का बोतल जो था, एक कॉलेज था बिल्हार घाट अयोध्या में, वहाँ एक पीजी कॉलेज में हमारा 2 घंटे का लेक्चर था पढ़ाने के लिए। तो मैं एक बोतल, एक रंगीन बोतल को बीच में रखा, उसके बगल में एक व्हाइट कलर का बोतल था। हम कह के देखिए ये बोतल यही है और ये इसके पूरब में है, मैं इस रंगीन बोतल को छूऊंगा नहीं, लेकिन ये बात गलत हो जाएगी। जब मैंने उस उजले बोतल को हटा के दूसरे किनारे कर दिया, कहा कि अब इस बोतल के ये पश्चिम में हो गया जो पहले पूरब में था। तो सत्य वही था, लेकिन सत्य भी बदल गया। तो सत्य भी सापेक्षिक होता है। ये चौथा चीज आप ध्यान में रखेंगे। और 5वां और छठा, मैं इसे अचीवर्स क्लब के रीवा के मैदान में भी जब सरदार पटेल का सरदारवाद पर बोल रहा था, उस समय भी समझाया था। 5वां व्यक्ति स्विट्जरलैंड के भाषा विज्ञानी हैं, फर्डिनांड डी सौसुरे। इन्होंने कहा कि व्यक्ति का संबंध, व्यक्ति की अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन से क्या अंतर है। ये जो शब्द जो बोलता है, शब्दों का एक संरचनात्मक अर्थ होता है, शब्दों का एक सतही अर्थ भी होता है और शब्दों का एक निहित अर्थ भी होता है। आपको समझना होगा। आप लोग यदि ध्यान में रखेंगे, हो सकता है हम छूट जाए, तो आपको हम ऐसे लिखे हैं, नाग शब्द पर आपको हम समझाएंगे कि नाग का सतही अर्थ क्या होता है और नाग का विशिष्ट अर्थ क्या होता है। आप लोग कभी ध्यान नहीं दिए होंगे, नाग शेष नाग पर धरती टिका हुआ है। बौद्धिकों का अंबार लगा हुआ है कि नाग पर कैसे है जो टिका हुआ है। लोग तो उन पर है कि बुद्धि पर तरस खा रहे हैं, मैं उनके बुद्धि पर तरस खा रहा हूं जो इसकी उपेक्षा कर रहे हैं, इनकी चीजों को नहीं समझ रहा है। और छठा व्यक्ति जो महत्वपूर्ण है वो जैक देरेजा, फ्रेंच दार्शनिक हैं, जो कहते हैं कि शब्द तो लेखक के समझ के अनुसार होता है और अर्थ जो होता है वो पाठक के अपने समझ और स्तर के अनुसार होता है। इस बात को मैं समझा रहा था। अब ये जो है, जो अब इतना बात आप समझ गए, अब पुरोहिती का प्रबंधन पर हम बात कर रहे थे। तो हमें आदत बनानी है, सूक्ष्म से स्थूल बनना है। करना क्या है इसमें कि आपके गांव में जो मंदिर है, छोटा सा मंदिर है, आप लोगों का मंदिर है, आदत तो बनाइए एक प्रबंध समिति बनाने का, जो उस मंदिर का टोटल चीज देखेगा। यही नहीं, रंगाई पुताई ही नहीं देखेगा, खर्चा का ही नहीं देखेगा, उस मंदिर में आय कितना आता है उसका भी नियमन और नियंत्रण होना चाहिए, उसका भी नियमन नियंत्रण होना चाहिए। और उस मंदिर से जितने लोग वहां आते हैं उसमें शामिल होने के लिए, उन लोगों का भी उसमें निबंधन में बने, कमेटी में जो सदस्य होंगे वो होंगे और वर्किंग कमेटी में होंगे, ये बनना चाहिए। क्योंकि धर्म की महत्ता और पुरोहिती का महत्व आप समझ चुके हैं।
तो हम इसके बहाने एक आदत डेवलप करेंगे, एक इंस्टीट्यूशन संस्थागत ढांचा खड़ा करेंगे पूरे भारत में कि अपने अपने तरीके से आप इसका कीजिए। ये बहुत छोटा है, ये जो लड़की जो धूल दे दी पात्र में, उससे भी हो सकता है कि ये छोटा हो, लेकिन आपको एक ललक पैदा हो जाएगा, आपको एक भावना पैदा हो जाएगा, आपको एक जोश हो जाएगा कि नहीं, ये धार्मिक संस्थान भी मेरा है और इसमें मेरे लोग जो प्रशिक्षित हो रहे हैं वो भी आएंगे और उनको एक उचित मिलेगा। ये नहीं कि मंदिर का रंग रोशन हम करें और उसका पुरोहित जमीन पर जमीन नगरों में खरीदता जा रहा है। वाह रे वाह, क्या समझदारी है कि आयोजन हम करें, मेंटेनेंस हम करें चंदा लेकर के, और धन भाई ठीक है, तुम बहुत पारंगत हो पुजारी, तुमको 50,000 महीने का हम दे देंगे, लेकिन शेष राशि इस मंदिर का है, इस समाज का है जो यहाँ आते हैं और धन देते हैं। हम इस धन का जो है अपने समझदारी से प्रबंधन करेंगे, सामाजिक प्रबंधन करेंगे, आर्थिक प्रबंधन करेंगे, सांस्कृतिक और बौद्धिक विकास का, चेतना के उन्नयन का है जो प्रबंधन करेंगे, इसके लिए करेंगे। लेकिन ये अब नहीं होगा, और इसकी शुरुआत जब आप छोटे स्तर पर कर देंगे और ये जब जिला स्तर के मंदिर पर जब आप पहुंच जाएंगे, 400-500 जो जिले इंडिया में हैं, बहुत से जिले में आप प्रभावकारी हैं, आप उस पर प्रभाव कर लेंगे। उसके बाद जो मनोबल आपका बढ़ेगा, ये दुर्भाग्य है भारत का कि हमारे जो बौद्धिक नेता हैं हम लोग के सुदृढ़ीकरण में लगे हुए हैं, हम लोगों को के मनोबल तोड़ने में लगे हुए हैं कि हम लोग जन्मजात शूद्र हैं। अरे भैया, शूद्र जो थे आपको नहीं पता है, ब्रिटिश काल में समाप्त हो गए। हम लोग अवर्ण हैं, जिसके बच्चे जो हैं, ये पूरी वर्ण व्यवस्था सामंती वर्ण व्यवस्था थी, ये कार्यपालिका थी। जैसे आज भी 5% टोटल आबादी का कार्यपालिका में नहीं है, उस समय भी टोटल आबादी का कार्यपालिका में 5% से ज्यादा आबादी नहीं था। और आज भी 25 व्यक्ति के कार्यालय में, 25 व्यक्ति के परिवार में 2 व्यक्ति नौकर होता है। इसकी संख्या भी क्षुद्र है और इसकी भूमिका भी क्षुद्र है, और ब्रिटिश पीरियड में इसकी भूमिका समाप्त हो गई। अरे भैया, ये तो जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन की हालत खराब थी। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में घोषणा कर दी कि भाई इस लड़ाई में सबको साथ दीजिए, इस लड़ाई के बाद सबको मताधिकार दिया जाएगा, व्यस्क मताधिकार सबके लिए लागू होगा। भारत का पेड़ का फुनगी सबसे पहले बात समझ गया कि ये आज नहीं तो कल भी हम आएंगे। हम लोग जो 5% अपने को एक अलग वर्ग जाति में बना लिए हैं, हम अल्पसंख्यक में हो जाएंगे। और उसी 14 से 18 के बीच में धार्मिक संगठनों का शुरुआत हो गया। हमें नाम नहीं लेना है, आप समझ लीजिए, पेड़ का फुनगी। अब जो है दो तो जमे हुए वर्ग थे, अंबानी अदानी को कोई मतलब नहीं है कि आप कहाँ रखते हैं, हम अपने शौक से रखते हैं कि नहीं नहीं आप तो गणमान्य व्यक्ति हैं, उनको सोचने के लिए इसका समय नहीं है। तो बाकी जो आबादी को कह दिया कि तुम क्षुद्र थे, तुम शूद्र थे, और हम लोग वाहवाही में लगे हुए हैं कि गर्व से कहो हम क्षुद्र हैं। अरे वो हमारे बच्चे हैं, हमसे पैदा हुए हैं। जैसे आज कलेक्टर और चपरासी, सिपाही और कमांडेंट हमारे बच्चे हैं, उसी तरह से पैदा होते थे। आप देख लीजिए कि क्षत्रिय किस जाति में नहीं है, पासी हो, पासवान हो, चमार हो, कुर्मी हो, यादव हो, किसमें नहीं है। बात समझिएगा नहीं। आप 6 जो टूल दिए हैं आप उसको पकड़िए और उसको समझिए। अभी वहां हम नहीं जाएंगे। तो जब पुरोहिती का जब प्रबंधन करना शुरू करेंगे, जब आपकी आदत लग जाएगी, आपका मनोबल जब बढ़ जाएगा, तब आप जो है वो बड़े बड़े किला ढा देंगे, आप लीगल लड़ाई भी लड़ लेंगे, लोगों को जगा भी लेंगे। हम लोग राजनीति बंद करें और चेतना के उन्नयन का काम करें। मनोबल की शक्ति कितनी बड़ी होती है इसका उदाहरण मैं एक बार बार देता हूं। बिस्मार्क ने कहा, जर्मन जो लोग होते हैं सुपीरियर क्वालिटी के हैं और अनपैरेलल हैं विश्व में, और पूरा जो जर्मन कबीला जो अलग अलग बटा हुआ था, एक यूनिफाइड जर्मनी दे दिया। और मनोबल का उहार ऐसा आया कि उसी पर सवार होकर के हिटलर विश्व को रौंद दिया। तो आप जब ये पुरोहिती प्रबंधन अपने गांव से जो शुरू करेंगे, आपका मनोबल का जो उभार होगा,
वो सारा चीज जो गंदगी और ये है सबको आप रौंद करके आप होलिका दहन की तरह जला करके नष्ट कर देंगे। तो मैं इसी बात को कह रहा था कि पुरोहिती प्रबंधन के लिए कुछ लोगों को लगा कि ये मजाक है, तो विचार की शक्ति पर मैं बता रहा था जो मैंने बिस्मार्क और हिटलर का कहा। विक्टर ह्यूगो ने कहा था कि विचार का जब उपयुक्त समय, एक विचार का जब उपयुक्त समय आता है तो दुनिया का तमाम शक्तिशाली संयुक्त सेनाओं से भी वो शक्तिशाली हो जाता है। मैं यहाँ एक छोटा सा करेक्शन कर रहा हूँ, विचार का कभी उपयुक्त समय नहीं आता है। जो समय है उसमें हमें उपयुक्त विचार बना लेना होता है। आप देखे होंगे कि नाविक जो है वो नाव जो चलाता है पाल से, वो हवाओं के मौसम को नहीं बदलता है, हवा अपने ढंग से चलती है। नाविक पाल को ऐसे एडजस्ट कर लेता है कि वो अपना नाव पूरा माल भरे हुए वहां ले जाता है जहां वो ले जाना चाहता है। जनार्दन पटेल जी आज जो जुड़े हुए हैं हम लोग, ये कुछ चीज नहीं दिए हैं, एक विचार दिए हैं, और ये एक विचार की शक्ति है, और इस विचार की शक्ति का परिणाम आप देख रहे हैं। तो मैं भी एक विचार आपसे शेयर कर रहा हूं विमर्श के लिए कि इस विचार को आप बढ़ाएं। प्रोफेसर चौधरी जी का जो बात हुआ, जो नॉर्दर्न रेलवे के गेस्ट हाउस में हम लोग जो बैठे हुए थे, तो बात ये हो रही थी कि शुरुआत हमें जो है अपनी परंपराओं के बारे में भी सोचना है, विरासत के बारे में भी सोचना है, मानवता, प्रकृति, शांति, शिक्षा, गरीबी, राष्ट्र, धर्म और भविष्य के लिए भी हमें सोचना होगा। और इसके लिए भी अपने स्तर से, सूक्ष्म स्तर से, बट के बीज के स्तर से हमें प्रारंभ करना है। और उसी दिन जो है एक चेतना के संवर्धन से संबंधित चौधरी जी चूंकि मनोविज्ञान के परास्नातक महाविद्यालय के विभागाध्यक्ष रहे हैं, तो हमने कहा कि सर मनोविज्ञान आपसे हमको ज्यादा समझ नहीं है, आप तो अनेक राज्यों में भी चयन आयोग में मनोवैज्ञानिक विशेषज्ञ के रूप में और बहुत जगह जाते हैं, आपका विषय है, आप उस तरह से लाइक माइंडेड लोगों को जुटाइए और हम लोगों को चेतना के उन्नयन में हमारी जो समझ है, चेतना क्या है, चेत जाना, चेतना का असर ही आज हम आदमी हैं। जीव और निर्जीव में किस चीज का अंतर है? चेतना का अंतर है। जिसमें चेतना नहीं है वो निर्जीव है, और चेतना जिसमें है वो जीव है। अमीबा में भी चेतना है। अपने को, जीवन को बचाने के लिए हीट दीजिएगा, लोहा को गर्म कर दीजिएगा, बहुत देर तक गर्म हो जाएगा, लेकिन जीव भागने का कोशिश करेगा, चेतने का कोशिश करेगा। ये हमारी चेतना है। तो हमारी चेतना का जब संवर्धन होता है तब हम उच्च स्तर पर आते हैं चेतना के। और चेतना, एक ही चेतना का कई स्तर होता है, मतलब चेतना जो है एक ही चीज नहीं है। अब यहाँ पर हम शब्द जो बोले थे नाग, उस पर बताते हैं। अभी रंजन पटेल जी नहीं है इसमें शामिल, वो पीएचडी में लगे हुए हैं, चूंकि उनके गाइड आए हुए हैं। उन्होंने हमें पिछले साल कहा, उज्जैन में मेला लगा हुआ था, सर क्या कहें सर, यहाँ तो नाग पर पानी चढ़ाए जा रहा है। हम के क्यों विचलित हो रहे हैं आप नाग को समझते हैं? बोले सर वो सर, हम क्या कि रुक जाइए, आप नाग को नहीं समझते हैं। नाग से नागरिक शब्द बना है, नाग से नगर शब्द बना है, नाग से लिपि तैयार का जो छतरी है वो भी नाग है, शंकर के गले में पड़ा हुआ सांप भी नाग है। बुद्ध को जो है नाग प्रिय थे, और श्री कृष्ण को तो नागों ने छतरी देकर करके उनका जीवन बचा दिया। अरे भैया क्या बात है कि ये राम, विष्णु में नाग, आपको कृष्ण में नाग, बुद्ध में नाग, शंकर में नाग, बात समझते नहीं है। तो देखिए चेतना एक चीज एक है, असर कैसे अलग अलग हो जाता है, जो मैं समझाता हूँ, जिस पर हम लोगों को काम करने की जरूरत है। थोड़ा सा ये विषयांतर है, लेकिन चूंकि महत्वपूर्ण है, और 10:05 हुआ है, ज्यादा नहीं, हम आधे घंटे में इसको समेट देंगे, आधा घंटा आपसे पूछेंगे भी। तो मैं ये बता रहा था
कि नाग वंश के लोग, जो नाग वंश के जो लोग होते थे, ये बड़ा बौद्धिक लोग होते थे, बड़ा समझदार होते थे, और इन्हीं पर जो है न से ही वो जहां रहते थे उसको नगर कहते थे। नगर हमेशा बौद्धिक केंद्र हुआ करता है। नाग से ही नागरिक बना। हम जो आज नागरिक हैं लिपि है, तो ये फिर सांप क्या है? अब देखिए, जब ये जो बौद्धिक लोग जो थे तो नाग थे। अब आप एक उदाहरण समझिए, आपके इलाके में कोई बड़ा प्रभावशाली व्यक्ति है, बड़ा दुष्ट व्यक्ति है, प्रभावशाली धन से हो कुछ से भी हो, और उसका कमर टूट जाता है, उस व्यक्ति का नाम आप एक कुत्ता पर रख देते हैं, गधा पर लिख के टांग देते हैं, फलनमा फलनमा मारते हैं, और कहने लगते हैं उस गधा को कुत्ता को कि फलनमा वही था। ये जो नाग जो बौद्धिक लोग हुआ करते थे प्राचीन काल में, जिसको मध्यकालीन बहुत से किताबों में भस्म करता था कि नाग उड़ के चले आ रहे थे, भस्म हो रहे थे, ये लोगों को समझाने के लिए कहानी था। नाग से जले हुए कौन लोग थे? तो ये बौद्धिक लोग से जो जुड़े हुए थे, जब नागों की शक्ति कम गई तो कुछ बुद्धिमानों ने एक रेंगता हुआ जहरीला सरीसृप को कह दिया यही नाग है। चीज वही था, लोग जो है उसको नाग समझने लगे। अब ये मूर्तिकार शिल्पकार का लेवल कितना होता है कि कारीगर मजदूर का, उसने उसी को बना दिया। और ये जो दुनिया आज भी टिकी हुई है, जो बचे हुए बौद्धिक लोग हैं, जो बचे हुए नाग लोग हैं, उसी पर तो ये संसार टिका हुआ है। मूर्तिकार एक कई फन वाला नाग बना दिया कि संसार इसी पर टिका हुआ है। अब उस पर हम अपना बौद्धिकता का लेक्चर दिए जा रहे हैं, कल्चर का डायनामिक्स नहीं समझते हैं, कल्चर क्या होता है और हिस्ट्री से कैसे आता है समझते नहीं है। ये जो 6 महान व्यक्तियों का जो टूल मैंने दिया बौद्धिकता जांच करने का, उसका कभी जांच करते नहीं है, और उसी पर है जो बाबाई पीटे जा रहे हैं और गर्व से कहे जा रहे हैं कि हम तो नीच हैं, हम तो क्षुद्र हैं। भैया तुम क्षुद्र हो, तुम्हारे को गर्व है तो तुम रखो, लेकिन वो समाप्त हो चुके हैं। ये सारे मेरी औलाद हैं। मैं ये बात को लखनऊ में संभवतः सुन रही होगी, एक लड़की है लेक्चरर अंग्रेजी की, हमारे साथ के बगल में रेडियो स्टेशन वाले में ठहरी हुई थी, विशेष परिचय भी नहीं देंगे। एक ही साथ जा रहे थे, मैंने कहा कि तुम्हारा हम संबोधन करेंगे। हम कहे कि यहाँ सभागार में बैठी ये फलाना जो हैं ये अंग्रेजी के लेक्चरर हैं, इनको गर्व है कि मैं इनसे, इन लोगों से अलग हूँ, मैं इन लोगों से विशिष्ट हूँ, मैं इन लोगों से सर्वोच्च हूँ। अब आप समझ जाइए कि कौन अपने को विशिष्ट समझता है, अलग समझता है, सर्वोच्च समझता है। ये इस तरह से अकड़ में ये थी, इनका मैंने 5 सेकेंड में घमंड को समाप्त कर दिया। मैंने कहा बेटी बैठ जाओ, बेटी बैठ गई। मैंने एक साथ मैसेज दिया कि जो तुम हो, तुम्हारा जो जीनियस स्ट्रक्चर है वो मेरा है, जिस इन्वायरमेंट की तुम प्रोडक्ट हो उस माहौल को मैंने पैदा किया है, इसलिए तुम हमसे अलग भी नहीं हो, तुम हमसे विशिष्ट भी नहीं हो, और तुम कुछ भी हमसे नहीं हो। ये जो लोग जो कह रहे हैं अलग, अरे भैया आप इवोल्यूशन का थ्योरी पढ़ लीजिए। बिना कृषि शुरुआत हुए क्या कोई दूसरा पेशा पैदा हुआ होगा? समझने के लिए तैयार नहीं है, सिर्फ जो है लोगों को बहका करके नेता बनने के लिए तैयार हैं। तो यदि आप चाहते हैं कि राष्ट्र के इतिहास में आपका नाम हो, तो बहकाने वाला में आप अभी बहक जा सकते हैं, नादानी में या गलतफहमी में। इतिहास कभी याद नहीं करेगा और इतिहास में उसका नाम नहीं लिखा जाता है। तो मैं बता रहा था, ये जो चेतना का जो बात कर रहा था, विचार की शक्ति तो आप समझ गए। तो चेतना है क्या? ये चेतना मन है, ये चेतना का उन्नयन करना भी है। तो ये जो नाग शब्द का बताए, शब्दों का अर्थ होता है। अभी हमें 14 अगस्त को रायबरेली में एक कारखाना है, मॉडर्न रेल फैक्ट्री कोच, आधुनिक रेल डिब्बा कारखाना। जनरल मैनेजर मेरे संबोधन के बाद, मैं मुख्य वक्ता था, तो बता रहे थे कि 2000 से ऊपर, 1000 की कैपेसिटी था, 2000 से ऊपर वंदे भारत का वैगन तैयार किए। मतलब इतना बड़ा वो कारखाना है, इतना बड़ा परिसर है। तो हमें संबोधित करना था, लिखा हुआ था एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज। हम कहे कि जिसका संघर्ष करना जीवन का लक्ष्य होगा,
उसको जीवन भर संघर्ष मिलेगा। जिसका सफलता पाना लक्ष्य होगा, उसको सफलता जीवन में भर मिलता रहेगा। हमने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नागपुर में ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, मैं एक एक शब्द इस सिर से इसलिए कर रहा हूं कि आप सुने और उसका मूल्यांकन करें और जांचें। 18-19 जुलाई के इस सत्र के समापन में कहा था, एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज। शिक्षित हो, पढ़ो, एजिटेट, एजिटेटर दही के घुटना को कहते हैं, जो पढ़े उसको मथो और उसको ले जाकर के संघ में रखो। उसी लखनऊ के सत्र में मैंने जब इस पर आपत्ति किया तो कहा कि आप समझते नहीं है सर, एजुकेट और स्ट्रगल एक ही अर्थ होता है। तो मैंने उनको झुक करके सादर प्रणाम किया। उनको खराब लगा कि मैं एक वॉलेंटरी रिटायर्ड ज्वाइंट कमिश्नर उनको प्रणाम कर रहा हूं। बोले सर आप ऐसे काहे कर रहे हैं? हम कहे कि अंबेडकर को तो सारा दुनिया नमन करता है, और जो चीज अंबेडकर को समझ में नहीं आया, एजुकेट और स्ट्रगल, वो आपको समझ में आया और आप रिप्लेस कर दिए, तो उनको तो विश्व नमन करता है, मैं तो आपको नमन करूंगा ही करूंगा। तो वो थोड़ा झेपे। हम कहे कि यदि आप, अरे अंबेडकर के नाम पर तो ठहर जाते, एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज, और यदि नहीं ठहरे हो, अंबेडकर ने गलती किया, आप रिव्यू कर रहे हो, तो अपना नाम जोड़ लो। सीक्वेंस बदल दिया, ऑर्गेनाइज जो लास्ट में था उसको बीच में ले आया। मैं अभी संक्षेप में बता रहा हूं। तो मैंने शब्दों का प्रभाव बताया, कहा कि शब्द काम करते हैं। आप इमली खाते हैं, मुंह में पानी आ जाएगा। मदर टेरेसा अल्बानिया की जो सेंट थी, 79 में नोबेल पुरस्कार मिला था। कुछ लोग गए कि हम लोग एक रैली करने जा रहे हैं, युद्ध के विरुद्ध एक रैली निकालने जा रहे हैं, आपको उसमें शामिल होने के लिए आमंत्रित करना है। उन्होंने कहा कि बेटा मैं युद्ध के विरुद्ध रैली में शामिल नहीं हो सकती। निराश हो गया सब। बेटा लेकिन शांति के समर्थन में यदि रैली निकालना तो मुझे जरूर बुलाना। आप अंतर समझें, युद्ध के विरुद्ध रैली में शामिल होने से इनकार कर दिया और शांति के समर्थन में शामिल होने के लिए प्रस्ताव दे दिया। अंतर ठहर करके सोचिए, ये जो दौड़ते जा रहे हैं इनको सतही अर्थ भी समझ में नहीं आता है, गुण कहां से आएगा। आप जब ठहर करके सोचेंगे कि पुरोहिती मिशन क्या है और पुरोहिती का प्रबंधन मिशन क्या है, आप ठहरेंगे तो आपको गहराई समझ में आएगा। ये लोगों का जुटान नहीं है, ये आपका अपॉर्चुनिटी नहीं है कि यहाँ पर आप ये फिलोसफी दे दीजिएगा। ठहरिएगा, ठहरने वाला ही गहराई में उतरता है, बाकी तो फिसलने वाला, दौड़ने वाला तो फिसलता ही रहता है, वो कामयाब नहीं होता है। तो मैं ये बता रहा था थोड़ा सा, अंबेडकर पर। तो युद्ध के विरुद्ध आप जब युद्ध शब्द करते हैं तो आप जो सोचते हैं वही फिजिकल रियलिटी में बदलता है, और विरुद्ध दोनों नकारात्मक शब्द था और उसमें दोनों सकारात्मक शब्द हैं। ये शब्द जो होते हैं, इसीलिए अंबेडकर के शब्द पर हमने कहा, इसीलिए हम ये जो पुरोहिती शब्द है और पुरोहिती प्रबंधन शब्द है, पुरोहिती प्रशिक्षण और पुरोहिती प्रबंधन शब्दों के अपने अर्थ होते हैं। आप जब रुकेंगे तो अर्थ ही नहीं समझेंगे। इसमें कुछ साइंस के विद्यार्थी होंगे, उनको मैं क्वांटम फिजिक्स का, क्वांटम फील्ड थ्योरी का एक एक्सपेरिमेंट को मैं सिर्फ एक लाइन में 1 मिनट में समझा देता हूं। एक एक्सपेरिमेंट हुआ जिसका नाम है ऑब्जर्वर थ्योरी। हम ऑब्जर्व करते हैं इसीलिए वो रियलिटी में आता है। ये हालांकि कोपेनहेगन स्टेटमेंट है, उसमें बाद में करेक्शन हुआ कि जो प्रोबेबल इलाका होगा उसमें जो आप चिंतन करेंगे, जो सोचेंगे, वो रियलिटी में बदलेगा। तो क्वांटम फील्ड थ्योरी के एक्सपेरिमेंट में हुआ क्या कि एक इलेक्ट्रॉन को एक स्क्रीन पर छोड़ा गया, इलेक्ट्रॉन स्क्रीन पर पाया गया, बीच में एक स्क्रीन लगाया गया जिसमें 2 स्लिट था, 2 छेद था। एक इलेक्ट्रॉन को भेजा, स्क्रीन पर कैमरा लगा हुआ था, वहां 2 इलेक्ट्रॉन पहुंचा। कैसे संभव हुआ भाई? एक भेजा तो एक पहुंचा था, और एक भेजा तो बीच में जब स्लिट लगा दिया 2 को तो 2 को पहुंचा। अब ये पूरे प्रोसेस को वॉच किया कि एक इलेक्ट्रॉन जो इमिट हुआ तो देखता है कि एक गया और 2 छेद में से एक ही में से पास किया और एक ही वहां पहुंचा। जब प्रोसेस को किया तब एक ही पहुंच रहा है, और जब सिर्फ स्क्रीन को देख रहा है तो 2 पहुंच रहा है। कहने का मतलब जिस चीज को आप ऑब्जर्व करना चाहते हैं वह रियलिटी में बदल रहा है। तो वहीं से निकला है ऑब्जर्वर थ्योरी कि जिसको हम ऑब्जर्व करना चाहते हैं वहीं पर वो एनर्जी कोलैप्स होता है और पार्टिकल में बनता है। ये क्वांटम फिजिक्स का, ये जो स्विट्जरलैंड का जो प्रयोगशाला है,
अंडरग्राउंड अभी सर्न में भी प्रूफ हो चुका है। तो आप जो बातों को अपने दिमाग में रखते हैं वो आपके रियलिटी में उतर जाता है जब वह प्रोबेबल होता है। तब कहने का मतलब ये नहीं कि आप आईएएस बनने का ख्वाब देख रहे हैं और प्रोबेबल फील्ड नहीं बना रहे हैं। आपको पढ़ना लिखना बनेगा और आपको सोचना होगा, तो वो फील्ड जो है आपका पार्टिकल को रियलिटी में बदल देगा। तो हम लोग जिस अभियान पर चल रहे हैं, पुरोहिती प्रशिक्षण का, तो 2 वर्षों में बहुत दूर तक निकल गया है, बहुत आगे तक आ गया है। और उसका कदम मेरा अगला जो है ये दिमाग में है कि हमें उन धार्मिक स्थलों का, मैं बार बार शब्द कर रहा हूँ धार्मिक का, जिनका जो पंथ और जो धर्म है आप उसके अनुसार से करें। मैं किसी खास धर्म की बात नहीं कर रहा हूँगा। प्रियम्बल में आप पढ़े होंगे, भारत के प्रियम्बल में सेकुलर शब्द है। बहुत सा लोग गलती से धर्म निरपेक्ष पढ़ता है, वो शब्द एक्चुअली पंथ निरपेक्ष है। कि इतने बड़े भारत में एक एक बुद्धिस्ट में का ही हम नाम लेने तो हीन है, महायान है, तो ये है वो है, सारे तंत्र वाले इस चीज का शुरुआत करें और अपने संस्कृति संवर्धन के लिए आगे बढ़ें और विकसित करें उस मॉडल को। तो प्रियम्बल में भी जो है सेकुलर शब्द पंथ निरपेक्ष है। तो आप यहाँ पंथों की संख्या बहुत है और आप जो है उसके अनुसार इसमें काम करते रहें। अब एक उदाहरण और मैं चेतना का दे देता हूँ। ईश्वर है, ईश्वर नहीं है, आप मानते हैं नहीं मानते हैं। आप हमसे पूछेंगे कि ईश्वर है, मैं कहूँगा हाँ है। आप मानते हैं कि ईश्वर है, मैं कहूँगा कि नहीं, मैं ईश्वर को नहीं मानता हूँ। तो आप स्वाभाविक कहेंगे कि सर आप कह क्या रहे हैं? कह यही रहे हैं कि चीज एक है, नाग एक है, जिसका जो चेतना है। अब जो अशिक्षित जो आदमी हैं उनको उन नागों के बारे में बताएंगे, उनके विजन में ही नहीं आएगा। उनको ये नाग भौतिक स्वरूप में दिखना चाहिए। उसी तरह से बहुत से लोग जो है ईश्वर हैं नहीं है। अब यहाँ पर हम एक बात कहना चाह रहे हैं क्योंकि समापन के समय 10 मिनट बच रहा है, हम बात बताना चाह रहे हैं। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट अमेरिकन प्रेसिडेंट रहे हैं, उनकी पत्नी ई रूजवेल्ट, इलियानोर रूजवेल्ट, आप लोग इसको खोजिएगा। इसीलिए हम रुक के कह रहे हैं कि यदि राहुल जी का यदि वीडियो को आप रोक करके रिवाइंड करके तो आपको याद पड़ जाएगा। ये बहुत प्रबुद्ध महिला थी जिसको कहता है कि अमेरिका के बदलाव के इतिहास में भी इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो इनका एक 3I का सिद्धांत बड़ा फेमस रहा। 3I एक्चुअली बोलने के लिए कहा जाता है। शब्द था कि लोअर लेवल के थिंकर, लोअर लेवल के लोग व्यक्तियों का बात ज्यादा करते हैं, सुनते हैं। मध्यम दर्जे के लोग घटनाओं का बात ज्यादा करते हैं और बड़े लोग आइडिया की बात ज्यादा करते हैं। 3I इंडिविजुअल, छोटे लोग इंडिविजुअल्स की बात ज्यादा करते हैं। 1I मध्यम दर्जे के लोग इंसिडेंट्स, घटनाओं का ब्यौरा ज्यादा देते हैं। वहाँ ये हो गया, वहाँ ये हो गया, होलिका दह जल गई थी, ये हो गई थी। अरे भैया, कितने बौद्धिक को देखे कि मैं होली के अवसर पर आपकी बधाई स्वीकार नहीं कर सकता हूं क्योंकि एक महिला के दहन के आयोजन में हम आपके पक्ष में नहीं हैं। तो हम कहे कि आप इसका मतलब कि होलिका के ऐतिहासिक व्यक्तित्व पर मानते हैं कि उनका अस्तित्व रहा है, उसको जलाई गई थी तो उसका बचाने वाले का भी तो अस्तित्व रहा होगा। तो आप भगवान राम का विरोध किस आधार पर करते हैं जो उसी का है? तो फोन किया कि भाई ये तो मैंने सोचा नहीं। तो आप समझ लीजिए कि ये क्या है, ये चेतना का स्तर का लेवल है। और जो बड़े लोग होते हैं वो आइडियाज की बात करते हैं ज्यादा। आइडिया 1 2 3 आईज को आप समझ गए। अब यहाँ पर हम ये बताना चाह रहे हैं कि जो लोअर थिंकर के लोग होते हैं उनको शारीरिक आंख के अलावा ज्यादा नहीं दिखता है। उसको आप सांप दिखा दिए तो समझ गया, मूर्ति बना दिए तो समझ गया। अब इनकी संख्या बहुत है तो इनका आप क्या करेंगे? इनको सिर्फ सर्टिफिकेट बांट दें कि ये मूर्ख है और अब आप बांट नहीं रहे हैं, आप सर्टिफिकेट अपने ऊपर ले रहे हैं कि आप दुनिया के बहुत समझदार हैं। तो ये दुर्भाग्य की बात है।
विरोध करना नकारात्मक समर्थन होता है। हमारे जो बहुजन प्रतिक्रिया में जो बहुत रिएक्ट करते हैं, हम कहिए नकारात्मक समर्थन है। सवाल है कि समर्थन कैसे है? समर्थन जो है आपका समय खाता है, आपका रिसोर्स खाता है, आपका वैचारिकी खाता है। विरोध करने में भी तो यही खाता है। तो आप नकारात्मक समर्थन नहीं कर रहे हैं विरोध करके, तो क्या कर रहे हैं? आप अपना समय, अपना संसाधन, अपना वैचारिकी, अपनी चेतना के उन्नयन में लगाएं। यही बात जो है प्रोफेसर चौधरी से 2 घंटे से ऊपर जो है विमर्श हो रहा था कि कैसे हो, क्या हो। मैंने उनको कहा कि सर साइकोलॉजी की प्रोफेसर आप हैं, ये मनोवैज्ञानिक जो बाधा आ रहा है उसको आप डिटेक्ट कीजिए, हम लोग इस विमर्श को आगे बढ़ाएं। ये नहीं कि आप ही दे दीजिएगा जवाब, इसमें पार्टिसिपेंट सभी होंगे और इन बाधाओं को समझेंगे, उसकी प्रकृति मैकेनिज्म को समझेंगे और उसके बाद उस प्रोसेस को समझ करके तब उसके इतना आदमी जो है 120 करोड़ से ज्यादा यहाँ बुद्धिमान भारत में पड़ा हुआ है। यदि आप आंकड़े की बात करें तो समन्वय की कमी नहीं, समन्वय की कमी है, जिसको प्रोफेसर जनार्दन ने इस विचारों की शक्ति में बांध दिया है और इसको शुरू किया है। मध्यम दर्जे के लोग जो हैं वो जो है ये 5 जो इंद्रियां ज्ञानेंद्रियां हैं उसके ऊपर के स्तर पर आ जाता है। कुछ वो दिमाग से भी काम करता है। सिपाही और एसपी में क्या अंतर होता है? सिपाही को आंख से देखता है, जितना दूर देखता है उतने दूर गोली मार सकता है, और जो उसका कमांडेंट होता है तो 100 किलोमीटर देख लेता है और 100 दिन आगे का देख लेता है, दिमाग से देखता है। तो जो दिमाग का छठा इंद्रियां, जिसको बुद्ध ने भी बताया था, छठी इंद्रियां, जो छठी इंद्रियों का प्रयोग निम्न स्तर पर करते हैं वो घटनाओं का ब्यौरा ज्यादा देते हैं, और उसी चेतना का, उसी मन के स्तर को, ये चेतना का स्तर है, आप अमीबा के स्तर पर हैं कि आप कीड़ा के स्तर पर हैं कि आप पशु के स्तर पर हैं कि उसके ऊपर स्तर है, सारा लेवल जो है चेतना का है। और हमारी सारी समस्याएं, बुद्ध क्या कहते थे, सारी समस्याओं का 2 ही आधार है, एक अज्ञानता और दूसरा अटैचमेंट, उससे लगाओ। सारे दुखों का यही कारण है। हम लोग अज्ञानता दूर नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक दूर करते हैं, अपना चेहरा चमकाने के लिए दूर करते हैं। अटैचमेंट तो एक अलग चीज हो गया, एक अध्यात्म का हो गया। तो चेतना मतलब आत्म। अब चेतना का असर तो अचेतन भी होता है, अनकॉन्शियस। चेतन कॉन्शियस हुआ और अवचेतन अनकॉन्शियस हुआ, और जो सुपर चेतन जो है सुपर कॉन्शियस है। जब हम अपने आत्म को ऊपर के इनफिनाइट इंटेलिजेंस, अनंत प्रज्ञा के शक्ति से जोड़ देते हैं, जो कहता है कि ध्यान से, विपස්සना से, तरह तरह का जो पद्धति है उससे आता है। बहुत सा लोग अध्यात्म का नाम सुन करके भनक जाते हैं। दरअसल उनको, हम तो बहुत से अध्यात्म का किताब पढ़े, किसी में अध्यात्म को ये नहीं समझाया है कि आत्म को अधि से जोड़ दे। आपको ये अवैज्ञानिक लग सकता है। अब चूंकि 5 मिनट का समय बचा है तो मैं आपको बता दूं, साइकोलॉजिस्ट को नोबेल पुरस्कार नहीं मिलता है। संभवतः 2 का तो हम नाम जानते हैं, आपको बताएंगे। 2 ऐसे साइकोलॉजिस्ट हुए हैं इस धरती पर जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है, लेकिन नोबेल पुरस्कार साइकोलॉजी के लिए है ही नहीं। तो एक थे विलियम कुहनमैन, जो पिछले 24 में मर गए। इनका एक किताब फेमस है, थिंकिंग फास्ट एंड थिंकिंग स्लो। ये साइकोलॉजिस्ट थे, इनको बिहेवियरल इकोनॉमिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। नाम को मैं इसलिए दोहरा रहा हूं कि उस प्रसंग को पढ़ें। थिंकिंग फास्ट, इसी आत्म को, सेल्फ को जब अनंत प्रज्ञा से जोड़ते हैं तब जो है हम थिंकिंग फास्ट करते हैं, लेकिन तर्क वाला जो है स्लो चलता है। एक और दूसरा जो साइकोलॉजिस्ट जिसको नोबेल पुरस्कार मिला, थेरार, नाम अभी एग्जैक्ट हमको याद नहीं है, उनकी किताब का नाम था नज, जिसको राहुल जी बार बार है जो उसको दोहराते हैं। नज मतलब उकसाना, कि हम माहौल इस तरह से क्रिएट करें कि लोग स्वतः उस तरफ प्रेरित हों। तो ये हम बौद्धिकों का भी दायित्व हो कि हम लोग पुरोहिती प्रशिक्षण कर रहे हैं, पुरोहिती प्रबंधन कर रहे हैं, आप भी शामिल होइए। और वो जो नज, जो साइकोलॉजिस्ट जिसको बिहेवियरल इकोनॉमिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार मिला, ABC, उस किताब नज को तो देखिए कि क्या लिखा है। तो हम लोग नज कर रहे हैं पूरे भारत
के लिए नहीं, पूरी मानवता के लिए नज कर रहे हैं। चूंकि विश्व की आबादी का कोई कार का एक चक्का तोड़ दीजिए, वो गाड़ी नहीं चलेगा। तो ये ग्लोबल जो ह्यूमैनिटी है, ये भारत के बिना नहीं चल सकता है। और भारत जो है इस बड़ी आबादी को विकसित हुए बिना नहीं चल सकता है। तो इसको आपको समझना है। और चूंकि समय समाप्त हो रहा है, बहुत कुछ कहना था, लेकिन एक प्रसंग सुना करके समाप्त करते हैं। सौभाग्य से कि बहुत बौद्धिक है। मैं वैशाली में एक स्कूल में, एक इंटर स्कूल में क्लास ले रहा था। तो मैंने बात शुरुआत की कि भाई आप तो बुद्ध के नगरी से जुड़े हुए हैं। हालांकि बुद्ध के नगरी से मैं भी हूँ। मेरा जहाँ जन्म हुआ है वो बुद्धगांवा है, राजगीर से ठीक पश्चिम, जहाँ बुद्ध राजगीर प्रवास में रहा करते थे। मैं उसी गांव का पैदाइश हूँ। तो मैं बता रहा था कि आप बुद्ध के जिले के हैं, तो आप हमें बताएं कि बुद्ध किस क्षेत्र में काम करते थे, किस सेक्टर में, इकोनॉमी के सेक्टर में काम करते थे। क्या वो प्राइमरी सेक्टर में थे, धान गेहूं उपजाते थे, मछली मारते थे, जानवर पालते थे? नहीं। क्या वो जो प्रोडक्ट नेचुरल होता था लकड़ी का या किसी चीज का वैल्यू एडिशन करते थे, किसी चीज का उत्पादन करते थे? न लोहा पीटते थे, न लकड़ी काटते थे, न वो हल बनाते थे, कुछ तो करते ही नहीं थे उत्पादन। मतलब बुद्ध जो है सेकेंडरी सेक्टर में भी कुछ नहीं करते थे। तो हमने कहा कि अब बचा तीसरा सर्विस सेक्टर। न किसी का बाल काटते थे, न किसी का कपड़ा साफ करते थे, न किसी को सेवा देते थे। करते क्या थे भाई? बुद्ध किस सेक्टर में काम था? मैं आप सभी बुद्धिजीवियों को कह रहा हूं कि आपका विजन प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी सेक्टर तक ही है। तो चौथा सेक्टर और पांचवा सेक्टर के लिए तो मेंटल विजन ही नहीं है, तो आप वहां जाएंगे कहाँ? जहां विजन में नहीं रहता है वो तो लक्ष्य में ही नहीं रहता है, उसके लिए तो प्रयास ही नहीं हो सकता है। तो मैंने कहा कि चौथा सेक्टर जो है नॉलेज क्रिएशन का है, क्वाटरनरी सेक्टर, चतुर्थक सेक्टर आप लोग खोजिएगा गूगल में, और पांचवा सेक्टर पॉलिसी मेकिंग, क्यूनरी सेक्टर, पंचम सेक्टर। बुद्ध चौथे और पांचवें सेक्टर पर काम कर रहे थे, ज्ञान का क्रिएशन कर रहे थे। समाज, परिवार, व्यक्ति, राष्ट्र, मानवता, प्रकृति, भविष्य के लिए वो पॉलिसी तैयार कर रहे थे। मैं भविष्य की बात बार बार करता हूँ। आप यदि यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम को कभी आप पढ़ें, सस्टेनेबल गोल है 16, अब तो मोर देन 16 शायद हो गया। उसमें एक बात ये भी है कि प्रकृति को बचाना है, भविष्य को बचाना है, मानवता को बचाना है। तो मैं इस बात को 29 हो गया है, इस बात के साथ समाप्त करता हूं कि आप लोग अपने विजन को चौथे सेक्टर और पांचवें सेक्टर को जानें, समझें और उसके लिए तैयार करें, चेतना को तैयार करें। और जो 6 महान व्यक्तियों का बताया है उससे आप विश्लेषण करें। आप न तो मूल निवासी हैं, ना तो आप क्षुद्र हैं। आपके सारे भारतवासी जो 145 करोड़ आबादी है आपकी औलाद है। सारे पैसे वाले कृषि के, जब कृषि ही नहीं हुआ था, सरप्लस एनर्जी, अनाज ही नहीं हुआ था, तो किसी के पास सरप्लस टाइम सोचने के लिए नहीं था। ये सारे व्यवस्था वाले हमारी औलाद हैं, हमारी बच्चे हैं। इस बात को समझिए। और इसी के साथ मैं आपको धैर्यपूर्वक सुनने के लिए सादर नमन करता हूं और आपसे सवाल भी करता हूं कि आप। जी हेलो, आपकी आवाज बंद हो गई आदरणीय। मैं समाप्त कर दिया सर, अब आधा घंटा समय है, 30 हो गया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत आपका साधुवाद, बहुत बहुत आभार। आपने बहुत सारे बिंदुओं पे बहुत बेहतरीन तरीके से बताने का प्रयास किया है। आपने जिस तरह से 6 महापुरुषों के, महान व्यक्तित्व के एग्जाम्पल के माध्यम से जीवन के विभिन्न पहलुओं को रिलेट करने की कोशिश किया है सर, वो बहुत ही बेहतरीन रहा सर। आपने जिस तरह से नाक की परिभाषा और किस तरह से नाक से क्या क्या चीज़ें बनी हुई है, नाक से नागरिक हो, नाक से चाहे भाषा लिपि वगैरह हो या कि नगर इत्यादि का हो, आपने बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया। और जिस तरह से आपने बहुत सारे महानुभावों का उदाहरण देकर, और आपने जो अमेरिकी पूर्व प्रेसिडेंट थे उनकी वाइफ का एग्जाम्पल के माध्यम से आप 3I के कॉन्सेप्ट्स को समझाया सर। निश्चित रूप से हम लोगों के लिए
बहुत ही बेहतरीन ज्ञानवर्धक चीज़ ये थी। आपने जिस तरीके से महामना बुद्ध जी के विचारों को बताया कि बुद्ध जी किस सेक्टर में काम करते थे, तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में तो प्राय एक आम नागरिक, आम व्यक्ति करता है। वो जो बौद्धिक व्यक्ति होता है उसके चतुर्थ और पंचम सेक्टर में ही काम करता है, जो कि एक नॉलेज क्रिएशन और पॉलिसी मेकिंग का काम होता है, और उसी के बल पे वो दुनिया को जीतता है। आपने बहुत सारी चीज़ों का बहुत विस्तार से समझाया, और जिस तरह से आपने बताया कि आज ज़रूरत है कि किस तरह से हमें अपने जो धार्मिक संस्थान हैं उनका प्रबंधन अपने हाथ में लेने की ज़रूरत है। और जिस तरह से आपने मतलब एक एग्जाम्पल दिया था कि देने की जो आदत है उसको डालने की ज़रूरत है, चाहे आप जो भी दीजिए, यानी आप धूल ही सही, धूल ही के माध्यम से आप एग्जाम्पल देकर, जब तक ये आदत हमारे अंदर नहीं आएगी तो निश्चित रूप से शायद हम उसकी महत्ता को नहीं समझ पाएंगे और आगे हम बढ़ने में अपने आप को सक्षम नहीं पा पाएंगे। तो निश्चित रूप से जिस तरह से आज ज़रूरत है अपने मनोविज्ञान को समझने की, और किस तरह से अपने कहीं किसी को प्रभावित किए हुए बिना हम अपने पथ को निर्धारित करके उस पथ पे अग्रसर होने की ज़रूरत है। और छोटे-छोटे जो संस्थान हैं, चूँकि हमारा राष्ट्रीय जैसे पुरोहित पूड़ियाँ प्रशिक्षण गुठलियों का मढ़ा जाता कार्यक्रम है ये, मढ़ा जाता तो है, यहाँ पे हमें ज़रूरत तो ये है किस तरह जानकारी से दी प्रबंधन, क्योंकि हमारी जन भागीदारी अभी वहाँ पे बिल्कुल नहीं है धार्मिक क्षेत्र में, तो किस तरह से हमको प्रबंधन, बट मेरे मन में भी एक जिज्ञासा पैदा होती है कि आखिर जब हम प्रबंधन की बात करते हैं, किसी भी मंदिर या ट्रस्ट के प्रबंधन की बात करते हैं, चूँकि और दूसरे क्षेत्र, दूसरे धार्मिक उसकी बात हम नहीं करते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रबंधन की ज़रूरत शायद में कंपटीशन नहीं है। प्रबंधन की ज़रूरत तो है बट वहाँ कंपटीशन नहीं है। बट जो ये हमारा पौराणिक या वैदिक की जब हम बात करते हैं तो इसमें चूँकि एकाधिपत्य किसी एक मतलब वर्ग विशेष का है, अगर हम उसके बीच में कहीं अपनी पैठ या पकड़ बनाना चाहते हैं, या उसका प्रबंधन, उसकी कार्य समिति को अपने हाथों में लेना चाहते हैं, अपने स्वजाति लोगों के माध्यम से संचालित करना चाहते हैं या बहुजन समाज के माध्यम से, तो निश्चित रूप से उसके लिए पहले उस स्तर का अपने पास एक ज्ञान और नॉलेज हमको ग्रहण करना पड़ेगा। हो सकता है कि वो चीज़ के कारण लोगों को, बहुत सारे लोग उसके विरोधाभासी भी हो सकते हैं कि यहाँ पे आप किसी एक उसको बढ़ावा दे रहे हैं विसंगतियों को, या कि जिसके विरुद्ध हम मिशन की मूल भावना के अनुरूप काम करने का प्रयास कर रहे हैं, आप शायद कहीं वहीं दिग्भ्रमित होकर गोल मोल चक्कर में फंस के रह जाने की बात कर रहे हैं। बट अगर हमको सही मायने में वहाँ तक पहुँचना है तो हमको उसके लिए अपने को काबिल बनाना पड़ेगा, और उसी विधा में बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा उनका और कंपटीशन कहीं नहीं है। आप बौद्धिक में एक तरफा राज्य आप कर सकते हैं, दूसरे उसमें कर सकते हैं, बट जब पौराणिक जहाँ से हम ज़्यादा प्रभावित होते हैं वहाँ पे जाने की जहाँ तक ज़रूरत है, तो हमको कहीं ना कहीं उस क्षेत्र का नॉलेज ज़रूर लेना पड़ेगा। बट हाँ, थोड़ा सा हमारे नॉलेज में फ़र्क होना चाहिए कि उसमें कुरीति ना हो, विसंगति ना हो, पाखंड ना हो, आडंबर ना हो, उसमें एक वैज्ञानिकता हो और आधुनिकता हो। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपके मार्गदर्शन के लिए बहुत बहुत आभार सर। संचालक महोदय के प्रश्न का थोड़ा सा हम उत्तर दे दें। जी सर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अब सभी व्यक्ति जो आज साइंटिस्ट है, जो आज टीचर है या किसी बिजनेस में है, वो भी आपके साथ पुरोहिती सीख करके और गांव जाने लगे। सबकी मनोदशा एक नहीं है। जो पुरोहित बनना चाहते हैं बने, जो नहीं आना चाहते हैं वो प्रबंधन में शामिल हो, दिमाग से, इंटरेस्ट से। आप लोग एक बड़े मंदिर को देख करके जो शामिल हो जाते हैं, यही भावना गलत है। अरे हम अपने गांव में ये मुखिया जी अध्यक्ष रहेंगे, 5 आदमी मिलके गांव का शुरुआत करने के लिए आप हमेशा सिंपलर से कम्प्लेक्स, आपकी भावना कम्प्लेक्स पर चली जाती है। एक दूसरा, कृष्ण कुमार जी, मैंने ये नहीं कहा कि पुरोहित ही छोड़ दो और प्रबंधन कर दो। अरे 140 करोड़ के आदमी में वेरिएशन 40 तो नहीं तो 4 करोड़ का तो वेरिएशन है। जिनकी जो रुचि है उनका हम ऑप्शन क्यों बंद करें? हम सिर्फ इतना ही कहना चाह रहे हैं। जी, अगला सवाल लिया जाए। पूरन सर का भी हैंड रेज है शायद, और रतन जी। बिल्कुल सर, और हैंड रेज हुए हैं आदरणीय पारसनाथ पटेल जी का। आदरणीय पारसनाथ पटेल जी से अनुरोध है कि कृपया आप अपने आदरणीय महोदय के उद्बोधन के ऊपर आप अगर कोई बात रखना चाहते हैं तो बात रखें। जी, आदरणीय पारसनाथ पटेल जी, आपने जी धन्यवाद जी। सर को नमो बुद्धाय। सर से मेरा एक जानकारी लेना था कि सर ऐतिहासिक संस्कृतियों की पहचान कैसे करें और
और कुछ उदाहरण के साथ आप बताएं तो सर क्लियर हो जाएगा। क्योंकि ऐतिहासिक संस्कृति के संरक्षण की बात आई तो सबसे जरूरी ये होता है कि संस्कृति की पहचान जरूरी है। और जी ऐतिहासिक रूप से कैसे पहचान सर हो, कुछ उदाहरण सर दें सर। सर संस्कृति की बात हो, इतिहास की बात हो, आप उस कड़ी से जो मैंने 6 बताया उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ है। जैसे आप कह देते हैं कि हमारी संस्कृति पाकिस्तान से आई है, हमारी संस्कृति चाइना से आई है। मान लीजिए एक उदाहरण, भाई वहां जो आई है ये तो समझ गए, वहां उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ है। जब आप कड़ी को खोजेंगे तब से 40 लाख साल पहले हम बंदर थे, बानर थे, पेड़ पर रहते थे। और ये जो होमोसेपियंस हैं इसका कोई 3 लाख साल पहले कहता है, कोई 70,000 साल पहले कहता है। कौन कहता है? मानव वैज्ञानिक, एंथ्रोपोलॉजिस्ट। उनसे अभी डेट में डिफरेंस है, तो उन टीमों से आप समझ सकते हैं कि हमारा शुरुआत कब है। वहां से संस्कृति का आप जब शुरुआत करें तो आपको जब संस्कृति का पूरा प्रोसेस समझ में आएगा, इवोल्यूशन समझ में आएगा, तो आपको संस्कृति का समझ ही आएगा। अदरवाइज इस किताब और उस महापुरुष उस किताब में तो आपको जो 6 बताए हैं आप उस भ्रम में और बहकावे में भूलते हुए रहिएगा। इसीलिए आप संस्कृति के इवोल्यूशन को समझने का कोशिश कीजिए। यहाँ आया तो कहाँ से आया, क्यों वहां उत्पन्न हुआ, कैसे उत्पन्न हुआ। ये सवाल जब आप करेंगे सर अपने से, आप उन गहराइयों में उतर जाएंगे कि मैं आपसे भी बहुत कुछ सीखूंगा। जी धन्यवाद। जी जी धन्यवाद बहुत सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आप क्योंकि आदरणीय अंकुश मौलिक जी का हैंड रेज हुआ है तो आपसे अनुरोध है कि कृपया संक्षिप्त में अपना प्रश्न रखें। आदरणीय अंकुश मौलिक जी। नमस्ते सर। मेरा जिंदगी का ये पहला मार्गदर्शन शिविर है। इसमें बराबर 10:30 बजे चालू हुआ और 11:30 बजे खत्म कर दिए। ये टाइम की जो है लिमिट, ये मेरे हिसाब से दुनिया का सबसे उपलब्धि है आज की मेरे लिए कि कोई भी कार्य कैसा किया जाता है। बाकी प्रश्न ऐसा है कि मैं अभी नर्वस था पूरा, क्योंकि मेरा 10 जिला मतलब तालुका में 55 विलेजेस है, मगर कोई भी हमारा कुर्मी जाति से या मराठा जाति से पुरोहिती नहीं करता है। तो मैं अकेला कर करके थक गया था। पर आज जो बीज की बात आई, पीपल का बीज कितना छोटा होता है और वो कितना विशाल होता है, तो वो एक नर्वसनेस चली गई। बाद में हमारे मंदिर, हमारी संस्कृति के मालिक हम होना चाहिए प्रबंधन के रूप में, क्योंकि हम डोनेशन जमा करके उत्सव करते हैं और उसकी प्रॉपर्टी कोई पुरोहित दूसरा जो अभी है वो कमाता है, उसका भी आंसर मिल गया है। और काफी सारी चीजें क्लियर हो गई, मेंटल ब्लॉक थे निकल गए। मुझे सबसे अनुरोध है कि आज का जो लेक्चर है 60 मिनट का, अगर वो यूट्यूब पे अपलोड किए तो जब भी हमको मौका मिले, जब भी चाहिए नर्वस आए तो वो दोबारा सुन सके। बाकी सब धन्यवाद। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद सर सभी का। जी सर, इसकी हमारी रिकॉर्डिंग होती है सर, और रिकॉर्डिंग हमारा यूट्यूब चैनल में हमारी इंजीनियर राहुल पटेल जी हैं, वो एडिट करके सारी चीज़ें डालते हैं। जरूर सर, आप पिछले की और जो हमारी मीटिंग्स हैं उनको भी आप एक्सेस के माध्यम से वहाँ पे जाके और सुन सकते हैं। जी सर जी। में गया आज जो है ना, मुश्किल से पुरोहित प्रशिक्षण के 8-10 बार ही उनका ये रिपीटेशन हुआ है, मगर जो बात दी है ना, जैसे किसी ने हमको शूद्र बोल दिया तो हम शूद्र ही बन गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये साइकोलॉजिकल बात उन्होंने, चेतना की बात, अरे इतना वंडरफुल, लाखों रुपए देने के बाद भी ये बात नहीं मिल सकती, आज मिल गई है। धन्यवाद जी सर, बिल्कुल सर, शुक्रिया आपका। और आशा करता हूं कि आप आगामी मीटिंग में भी सर इसी तरह से आते रहेंगे और बहुत सारे ज्ञानवर्धक चीज़ें आप हम सभी को यहाँ पे मिलती हैं मिशन के माध्यम से। हमारे एक से एक प्रबुद्ध हमारे जो बोधक आते हैं हर रविवार को की मीटिंग में, तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है और बहुत कुछ मार्गदर्शन हम लोग उनसे लेते रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आदरणीय गंगा सागर चौधरी जी का है एड्रेस हुआ है, तो आदरणीय गंगा सागर चौधरी से अनुरोध है कि सर आप अपनी बात संक्षिप्त में रखें। जी सर। आदरणीय गंगा सागर चौधरी जी सर, स्वागत है सर। जी सर, सभी को सादर नमस्कार। आज आचार्य साहब ने 2 पॉइंट रखे, एक देने के बाद और एक दान के बाद। मैं दोनों का मेरे पास एक अनुभव है। जहाँ तक दान की बात है, मैं जिस समाज में जहाँ पर रहता हूँ सोसाइटी में, वहाँ पर एक मंदिर है, 4 फ्लोर का मंदिर है।
वहाँ से मेरे को याद आया कि दान वाला जो इशू इन्होंने बताया, प्रबंधन वाला इशू था, वहाँ पर बहुत सारे विवाद होता रहता था। बहुत सारे यहाँ पर एक दलित बस्ती है, वहाँ के भी लोग मंदिर में आते हैं, बहुत लोग सारे तरह समाज सब लोग आते हैं। विवाद होता रहता था कि यहाँ बहुत सारे पैसा होता है, उसका क्या होता है, नहीं होता है, ये वो अगर दिस दैट। हम इससे बाहर होते थे, हमारे को उससे कोई खास रुचि नहीं होती थी। यहाँ के मंदिर से संबंधित एक समिति थी, उनकी मीटिंग थी। एक बार मैं किसी के साथ वहाँ पर उपस्थित था। वहाँ वाद विवाद से मुझे महसूस हुआ कि मेरे को कुछ पक्ष रखना चाहिए। मैंने उन लोगों से इजाज़त लिया, बोले कि रखिए। मैंने कुछ पॉइंट रखा। रखने के बाद उन्होंने बोले कि क्यों नहीं इनको भी जोड़ दिया जाए। वो लोग मेरे को जोड़ दिए। मैंने सिर्फ उसमें 3-4 मुख्य पॉइंट रखा था सर। मैंने बोला था कि जो मंदिर है, मंदिर में कहाँ से पैसा आता है, सोर्स क्या है आने का। जो भी पब्लिक हैं, पब्लिक एक होते हैं कि जो वहाँ पुजारी हैं, पुजारी के थाल में चढ़ा दिए, दान पेटी में रख दिए। मुख्य 2 ही चीज होता है मंदिर में जहाँ लोग पैसा रखते हैं, दान देते हैं। मैंने बोला आप लोग एक काम कीजिए कि जो पुजारी के थाल में आया, दान के मतलब होता है देने वाला दे दिया, अब लेने वाला का अधिकार है वो क्या करे। जो पुजारी के थाल में आया उस पे पुजारी का अधिकार है, वो पैसा क्या करे नहीं करे, किसी घर ले जाए यूज करे, उसका भी घर परिवार है, उसको चलने दीजिए। लेकिन जो दान पेटी में है, दान पेटी का जो पैसा है वो मंदिर व्यवस्था में लगना चाहिए। लोगों ने बातों में ये बात सुनने के बाद वो बोले कि आप व्यवस्था भी आप संभालिए। मेरे को अनुभव नहीं था, लेकिन उस दिन से मैं वहाँ की व्यवस्था जो संभाल रहा हूँ। विवाद खत्म हो चुका है। बस एक चीज है कि अब उस व्यवस्था में मेरे को लोग परमानेंट मेरे ऊपर छोड़ दिया है। तो खैर उस बात से मैं कुछ भी हूँ कि चलिए ठीक है, अब जिम्मेदारी मेरे को लोग दे दिए कि नहीं ये आप ही संभालिए। मैंने उसमें एक काम किया कि मैंने कहा कि जितने भी लोग हैं जुड़े हुए हैं यहाँ का, सबका एक ग्रुप बना दिया। मैं बोला सबका, एक लेडीज हो जेंट्स हो, मैक्सिमम लोग जो जुड़े हुए हैं सबका ग्रुप बना दो। जिस दिन दान पेटी खोलेगी कम से कम 10 आदमी यहाँ के समिति के लोग रहेंगे सामने, और वो सारे काउंट होगा, उसको डाल दिया जाएगा कि ये इतना पैसा दान पेटी से निकला है। जो कुछ भी अगर कोई अलग से पैसा देना चाहता है दान पेटी के अलावा, पर्ची कटेगी, रसीद रहेगी, रिसिप्ट मिलेगा। महीने में मैं क्या क्या हर महीना टोटल जो भी पैसा आता है और जो खर्चा हुआ, वहाँ पर 4 फ्लोर है तो हर महीना साफ सफाई के लिए एक 3,500 के सफाई वाली रखी गई है, वो रहती है। उसके खर्चे, पूजा पाठ सामग्री के कुछ सामान आता है, उसके बहुत सारे चीज होता है। तो टोटल इनपुट और टोटल आउटपुट के हर महीने एक डाटा उस पर डाल देते हैं। अब क्या देख रहा हूँ मैं कि अब कोई विवाद नहीं है, कोई कानाफूसी नहीं होता है कि यहाँ ये होता है, वो होता है, ऐसे होता है, वैसे होता है। आप अगर चाहेंगे तो वहाँ पर अभी भी समाज में केवल पूजा के लिए एक है कि पूजा खास आदमी करेंगे, व्यवस्था के लिए कोई नहीं है कि व्यवस्था खास आदमी करेंगे। व्यवस्था कोई भी कर सकता है। मैं तो अब वहाँ पर जो जन्माष्टमी होता है तो मैं यहाँ के जो दलित समाज के लोग, ये एक आदमी है, उनसे मैं उद्घाटन करवाता हूँ वहाँ। बड़ी खुश लोग आते हैं। अब ये इस मंदिर में कभी कोई पूछता ही नहीं है कि आप कौन हो। होता होगा यहाँ पर तो कौन आए, आप छोटे हो बड़े हो का हो नहीं हो, यहाँ तक कि आप मुस्लिम भी हो कोई बात नहीं, आपको आस्था है श्रद्धा है, आए हो बहुत अच्छी बात है। जिसका श्रद्धा आस्था नहीं है वो भी आए। तो व्यवस्था आप चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे थोड़ा संक्षिप्त में रखेंगे सर, संक्षिप्त में रखेंगे और हैंड रेज जी।
तो गांव में भी हर गांव में कोई ना कोई मंदिर है सर। आप चाहें तो वहाँ बिल्कुल रख सकते हैं, ये व्यवस्था हो सकता है, मैं खुद करके देखा हूँ, ये बहुत अच्छा सुझाव है, ये कर सकते हैं। और एक जो इन्होंने बोले कि देने की जो प्रथा है हमारे अंदर क्या है, हम 99% अपने को भी देखता हूँ, हम हर चीज में मैं बोलता हूँ इस सरकार ने मेरे को क्या दिया, ये मेरे घर वाले ने मेरे को क्या दिया, हम कभी इस विषय पे विचार नहीं करते हमने क्या दिया, हमने अपने घर को, अपने समाज को, अपने देश को क्या दिया, ये हम कभी विचार करते ही नहीं है, केवल हम लेने की बातें जो करते हैं, यहीं से विभेद शुरू हो जाता है। बस इतना ही कहकर मैं समाप्त कर रहा हूँ सर। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया। और ठीक, आपका प्रबंधन में जिस तरह से आपने अपनी सहभागिता सुनिश्चित की, निश्चित रूप से हम सभी का प्रयास करना चाहिए कि हमारा जो यही मूल उद्देश्य भी था आदरणीय आचार्य निरंजन सिन्हा सर के संबोधन में, कि प्रबंधन अपने हाथों में लेने का प्रयास करना चाहिए धीरे धीरे करके। छोटे प्रयास छोटे से ही होती है, और वही एक दिन के छोटा छोटा प्रयास बड़े कार्य में परिणित हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। हमारे बीच में आदरणीय राष्ट्रीय पुरोहित नारायण दास जी दास करके जुड़े हुए हैं, वो आपने हैंड रेज किया है, पूरा मैं नाम नहीं पढ़ पा रहा हूँ जी, तो आपसे अनुरोध है कि कृपया अपनी बात रखें। राष्ट्रीय पुरोहित नारायण दास जी। जी सर। जी सर, सभी को जय श्री राम, जय सरदार वल्लभ भाई पटेल और जय समाज गंगा। सर मेरा ये कहना है कि जैसे पुरोहित, हम लोग पुरोहित का प्रशिक्षण किए, पुरोहित में जाके और गांव-गांव में अपना समाज का कार्य कोई भी है वो किए। मैं जैसे अभी भागवत किया हूँ, भागवत का कार्य शुरू कर दिया है, मैं भागवत भी करता हूँ, भागवत आचार्य भी हूँ, भागवत कर रहा हूँ अभी, और अभी 7-8 भागवत और है मेरी। उसमें क्या बोलते हैं सर, सबसे मेन तो है कि दान, जो दान अपन बोल रहे हैं कि दान करो दान करो, तो दान का महत्व है, दान उसको करो जिसके पास, जिसको जरूरत है। ऐसा नहीं है कि जिसको जरूरत नहीं उसको दान दो। दान का अर्थ होता है कि जिसके लिए जरूरत है उसके लिए। जैसे मान लो कि कोई भूखा है, उसको खिलाओगे तो उसका ज्यादा पुण्य मिलेगा। ये नहीं है कि जिसको आप, जिससे के पास जिसने खूब खा लिया उसको खिलाओगे तो उसमें वो त्रुटि निकालेगा कि ये कमी है वो कमी है। इसलिए हमेशा दान उसको दो और खिलाओ उसको जिसके लिए जरूरत है। अगर जरूरतमंद को खिलाएंगे अपन और जरूरतमंद को दान देंगे तो उसका अपन को पुण्य भी मिलेगा और उसका होगा। जैसे कि आपने दान देना तो किसी अच्छा दान लेके और किसी गरीब बच्चे की शादी करवा दो या किसी गरीब के काम में लगा दो। ऐसा नहीं है कि मंदिरों में, गुरुद्वारों में ही दान देने से दान का पुण्य मिलता है। दान का ऐसा तो नहीं है कि किसी मंदिर में चढ़ा दो तो दान हो गया। जरूरतमंद को दान देना चाहिए। पहले तो इसको समझना पड़ेगा समाज को कि दान देना कहाँ है। हर जगह दान देने की जरूरत नहीं है। दान देने का भी एक तरीका है। दान जिसको जरूरतमंद को दान दो, उसका फल मिलेगा, उसी से दान, उसी को दान कहते हैं। जब ऐसी जहाँ चाहे मतलब कहीं भी दान दे दिया उसको दान नहीं कहते, उसका महत्व समझे तो दान है। हम एक चीज ये जानना चाह रहे हैं कि हमसे भी कोई संबंधित सवाल यदि हो तो जी, पहले कम से कम ले लिया जाए। वही चीज है, मैं मतलब मेरा इशारा यही था अभी जो पुराने पिछले वक्ता भी थे कि आप जो आदरणीय आचार्य जी के उद्बोधन से संबंधित अगर कोई बात है तो वो आप उस पे बेहतर होगा रखें। इसके बाद आगामी मीटिंग्स वगैरह में आपके विचार विस्तृत पूर्वक लिए जाएंगे। जी ठीक है, ठीक है। जी सर, शुक्रिया सर। हमारे बीच में आदरणीय आचार्य पूरन सिंह ठाकुर सर जुड़े हुए हैं, हम लोगों के इस मिशन के मार्गदर्शक और संरक्षक हैं। आपने भी हैंड रेज किया है तो मैं सर से अनुरोध करता हूं कृपया सर आप आएं और अपनी बात रखें। जी आदरणीय आचार्य जी, आचार्य निरंजन सिन्हा जी को मेरा सादर नमन। आवाज आ रही है? जी सर, बिल्कुल आ रही है, बराबर। हाँ, तो आचार्य श्री से मेरा एक ये जानना चाहता हूँ कि जिस प्रकार आपने बताया था कि नाग को उन्होंने सर्प के रूप में प्रदर्शित कर दिया और नाग शब्द हाथी के लिए भी प्रयुक्त होता है, ये किस भाषा का शब्द है सर, से मैं जानना चाहता हूँ। देखिए सर, हमने जो 6 व्यक्ति का नाम लिया उसमें एक जैक डेरेजा थे लास्ट वाले, कि शब्द लेखक के अपने समझ के अनुसार होते हैं और अर्थ पाठक के अपने समझ के अनुसार होते हैं। तो वो जो नाग है
जिससे नागरिक बना, नगर बना, नागरी लिपि बना और नागालैंड नागपुर जो भी है छोटा नागपुर बना, तो वो तो एक व्यक्ति है। अब व्यक्ति का मन सिगमंड फ्रायड के अनुसार से जो उसको दुष्ट समझा वो तो सांप से तुलना कर दिया, और जो जी। महान समझा वो हाथी जैसा उसको बलशाली कर दिया। तो चीज जो जिस तरह से समझ रहा है उसको उसी तरह से, अब जैसे देखिए एक अनंत प्रज्ञा शक्ति है, इन्फिनाइट इंटेलिजेंस, जिससे लोग ज्ञान प्राप्त करते हैं, साइंटिस्ट भी बनते हैं, और लोगों को समझ का जो है, जो बहुजन, जो बहुत अधिकतर लोग होते हैं वो शारीरिक सेंस से ही समझते हैं। तो उनके लिए ही इतने तरह के पंथ और धर्म गया कि उस शक्ति का समझ जो है उस स्वरूप में ये नहीं कर सकता है। वैज्ञानिक लोग जो हैं वो ज्यादा जो साइंटिस्ट हैं वो ज्यादा तार्किक हैं, लेकिन उनका ही चीज जो समझ रहे हैं उसको अब कहता है लोग कि बुद्ध बहुत से सवाल से मुस्कुराते थे। सर, यदि हमसे 3 साल का बच्चा पूछ दे दादा दादा भगवान क्या होता है, सांप जो है, जो नाग व्यक्ति जो था उसको किसी ने हाथी समझा, किसी ने सांप समझा। अब देखिए सर, हम बिहार से हैं, बोध गया जो जगह जहां ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, आज भी कहावत है, अरे आप क्या बात करेंगे, आप तो गया गुजरा आदमी हैं। मतलब जो व्यक्ति गया शहर से गुजर गया उससे निकृष्ट और व्यक्ति क्या हो सकता है। ये पटना के उत्तर में गंगा नदी बहती है, उसके ऊपर में विदेह, मिथिला और क्या क्या इलाका है, उधर के लोग आज भी, पुराने लोग जो मरते हैं वो गंगा के दक्षिण तट पर जलना पसंद नहीं करते हैं, उत्तरी तट पर ही। क्यों? क्योंकि गंगा का दक्षिणी तट जो गया क्षेत्र का जो है, मगध क्षेत्र का है, अपवित्र माना जाता है। तो कुछ लोग बुद्ध से बुद्धू भी बना दिया और कुछ बुद्ध से बुद्ध भी बना, जो मूर्ति कहता है इतना आदरणीय था, और बुद्धि से बुद्ध भी बन गए। तो चीज एक ही होता है, एक पाठक का, लेने वाला का जो चेतना का स्तर अलग अलग होता है, एक ही चीज को एक अलग तरीका से। अब आंधी आया सर, आंधी आया तो गांव में पूछिए बुजुर्ग से, तो ये तो ऊपर वाले की कृपा है, और उसी किसी समझदार व्यक्ति से तो कहेगा ये टेम्परेचर डिफरेंस था, ये अल नीनो का इफेक्ट था, उसके कारण ये जो इफेक्ट हुआ, और इसका ये मैकेनिज्म है। चीज एक ही है, व्याख्या अलग अलग। जी सर। जी जी, धन्यवाद। मैं यही थोड़ा सा कंफ्यूजन में था कि हाथी को भी बताया गया और सर्प को भी, दोनों शब्दों को 2 जगह जोड़ दिया। तो आपने अच्छा ये व्याख्या करके ठीक बता दिया कि महान व्यक्ति को हाथी और दुष्ट को सर्प। जी नहीं, वो अपना उस समझ के अनुसार। आदरणीय रंजन प्रसाद पटेल जी, आपसे अनुरोध है कि कृपया अपनी बात रखें। आदरणीय रंजन सिन्हा सर के उद्बोधन के विषय में अगर कोई बात अपनी रखनी चाहते हैं तो। ओके, शायद अभी हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, तो हाँ, मैं अनम्यूट कर लिया मैंने। सभी को प्रणाम। और विशेषकर तो मैंने इसलिए क्योंकि हमारे परम आदरणीय सिन्हा सर जी समझ रहे थे कि मैं उपस्थित नहीं हूँ, लेकिन मैं चूक नहीं सकता था, मैंने प्रयास किया सुनने का। और आपने जो एक शब्द को बताया है कि हम लोगों ने शूद्र मान लिया है, इस पर मैं एक प्रैक्टिकली बात बताना चाहूँगा। और आदरणीय ने अभी मेरा जो नाम लिया था कि आप पीएचडी कर रहे हैं, तो मैं महर्षि पाणिनि से पीएचडी कर रहा हूँ, वो तो एक बात है ही। और अभी वर्तमान में मैं मेरे ही साथियों की 2 पीएचडी को एडिट कर रहा हूँ। मतलब हमारे वैदिक और संस्कृत में 2 अन्य साथियों की पीएचडी को एडिट कर रहा हूँ। तो इससे ये सिद्ध होता है कि हमने यदि मान लिया कि हम कर सकते हैं तो कर सकते हैं, नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते। आप अध्ययन करें और आप सभी व्यक्ति समर्थ हैं सभी कार्य करने को। तो एक प्रायोगिक रूप से मैंने समझाने का प्रयास किया है कि मैं अपनी पीएचडी तो कर ही रहा हूँ वैदिक और संस्कृत में, लेकिन अन्य 2 ब्राह्मणों की मैं मदद कर रहा हूँ कि आपको पीएचडी करना कैसे है। अर्थात आप आगे चलिए और आप प्रयास करिए, तो निश्चित रूप से इस क्षेत्र में हम लोग सफल होंगे। बस एक सांकेतिक रूप से बताना चाहता था। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत अभिनंदन आपका। आदरणीय महेंद्र पटेल जी का हैंड रेज हुआ है। आदरणीय महेंद्र पटेल जी, कृपया अपनी बात रखें। जी सर, आज की मीटिंग में सभी आचार्य महेंद्र प्रसाद जी। सर जी सर जी शिवेंद्र जी बोलने का प्रयास कर रहे हैं, बट उनकी आवाज नहीं आ रही है, उन्हें थोड़ा सा मौका दिया जाए। जी बिल्कुल, अगर रिकनेक्ट होंगे तो जरूर लेंगे जी। एक बार क्विट करके फिर रिज्वाइन करें जी।
तब तक आदरणीय आचार्य महेंद्र जी पटेल सर। सर आप अपनी बात रखें। जी सर। जी सर, आप सभी को सादर प्रणाम सर। मैं ये बतलाना चाहता था कि अभी हमने मंदिर बनवाया, उसमें देव स्थापना थी मंदिर में, तो पूरन सिंह ठाकुर साहब गए थे। हमारा गांव जो है तो लगभग 90% जो है तो वो है नास्तिक है, तो ये सब नहीं मानता, लेकिन उन्होंने इतना बेहतर समझाया, 4 दिन का समय दिया उन्होंने, और लोगों के इतना मतलब मन में भा गया कि लोग काफी उनके मतलब उत्साहित लोग, काफी मतलब खुश थे पूरे गांव के लोग, जो कि कुछ भी नहीं मानते थे। वो हमारे गांव के लोग जो है पूजा पाठ दुनियादारी से काफी दूर थे, लेकिन मंदिर में जब देव स्थापना थी तो आचार्य जी ने 4 दिन का समय दिया, 13, 14, 15, 16, और लोगों को एक एक पॉइंट बहुत अच्छी तरह समझाया। हमने इसलिए प्रवचन 2 दिन का उनका रखा था, यही बताना चाहता था सर। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। और आदरणीय पूरन सिंह ठाकुर सर हमारे के जो उनके विचारों के रखने का जो तरीका होता है इतना प्रभावी होता है कि निश्चित रूप से जिस भी व्यक्ति को वो मतलब सामने वो बात रखते हैं तो बहुत ही प्रभावी और बहुत सहजता से रखते हैं, तो निश्चित रूप से असर तो पड़ेगा ही। जी, हमारी आदरणीय ठाकुर सर की शख्सियत ही कुछ ऐसी है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर मेरा एक प्रश्न मेरा था सर। जी जी जी, बोलें सर। मैं आचार्य निरंजन जी का जो आज का उन्होंने हिस्ट्री ऑफ ओरिजिन बताया मनुष्य का, यदि हम उसको सच माने तो मेरा यह एक प्रश्न खड़ा होता है कि तब फिर ये जो वर्ल्ड लेवल पर आपने जो बताया कि हमारा ओरिजिन ऐसे हुआ और ये हमारे बच्चे हैं, तब मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो बच्चे हैं फिर हमसे आगे कैसे निकल गए, कहाँ हमसे चूक हो गई, यह हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे और हम आज कैसे पहचानेंगे कि आज हम और वो अलग है? क्या इस तरीके का एक डिफरेंशिएशन के लिए हमको कोई एक प्लेटफॉर्म या एक कोई ऐसी स्टोरी का निर्माण नहीं करना होगा? सर अब गलती ये हो रहा है कि हर आदमी को एक ही बच्चा हो रहा है, इसीलिए कंपैरिजन नहीं कर रहा है। लेकिन यदि गांव में चले जाइए, जो 12 भाई है, 8 को जो भाई है भाई बहन मिला करके, वो आप देखिए कि एक कलेक्टर हुआ तो आप 12 है जो कलेक्टर नहीं होता है। ये डिफ्रेंसिएशन कैसे होता है जबकि एक ही माँ बाप का परिवार से जन्मा हुआ? अब वह परिवेश भी एक रहता है, सोच अलग अलग रहता है, चेतना को रिसीव करने का सोच अलग अलग रहता है। जैसे कोई जो है वो विरोध में ही लगा हुआ है और कोई आगे बढ़ने में लगा हुआ है। तो ये जो डिफरेंस है ये हमारे सोचने से होता है। गंगा नदी में पानी बह रहा है, जिसको जिस तरह का समझ है, तो कोई वहाँ डिब्बा में पानी भर के ले आता है, कोई टैंकर ले जा करके भर ले आता है और कोई पाइपलाइन ही बिछा देता है। तो ये जो डिफरेंस है ये हमारे सोच से है, हमारे मानसिकता से है, हमारे चेतना के स्तर से है, हमारी इच्छा आकांक्षा से है। ये सर इन सारे का समेकन है, इसका इतना सिंप्लीफिकेशन ह्यूमन साइकोलॉजी। इसी के लिए ओम प्रकाश चौधरी सर के जो हुआ कि चेतना का विकास और संवर्धन हो लोगों का, और यही समाधान है इस विचार। अच्छा, मान लेने की जो बात कहे सर कि यदि मान लें तो सर वैज्ञानिकों की बात नहीं मानेंगे, तब आप उन जो टीकाधारी और जो धारी हैं उनकी बात यदि मानते हैं, तब तो उसके आगे सर हमें नहीं कुछ कहना है। हमें तो विज्ञान की और वैज्ञानिकों की ही बात माननी होगी। जी सर।